बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या करे बंदा यार, क्या करे। मैंने कहा भी था बहुत मुश्किल है, लिटरली बहुत मुश्किल है। पता नहीं बच्चे एकेडमी में भी पढ़ते हैं, कंप्यूटर से भी पढ़ी जाते हैं, समझ नहीं आती। मैंने कहा भी था, लेकिन क्या कहा था मैंने ये कहा था कि ये केमिस्ट्री का सबसे मुश्किल टॉपिक है। फिर भी उन्होंने केमिस्ट्री में डाल दिया। बच्चे भी यही कहते हैं, फिर भी केमिस्ट्री में डाल दिया है। और भाई मेरे, ये केमिस्ट्री मेरे या तुम्हारे कहने से टॉपिक ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं होते। फिर अच्छा सोचो कि आप एक समुद्र में हैं और एक कश्ती में आप बैठे हुए हैं। खुदा ना खास्ता उस कश्ती में सुराख हो जाता है, क्या करोगे आप? जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, क्या करोगे? आपका दिमाग फौरी तौर पर सोचेगा कि किसी ना किसी तरह ना उस पोल को बंद किया जाए। मैंने अपनी जान कैसे बचानी है, आपके माइंड में फौरी तौर पर ये चीजें आनी स्टार्ट कर देंगी। दिमाग ने काम करना शुरू किया। किन कंडीशन में दिमाग ने काम करना शुरू किया? जब स्ट्रेस आई। और यकीन मानो ये भी बड़ा स्ट्रेसफुल टॉपिक है था, लेकिन प्रॉमिस रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूं किसका है ये तुमको इंतजार में हूंगा, देख लो इधर तो एक बार मैं हूंगा। जी बच्चों, आई एम योर केमिस्ट्री हैकर डॉक्टर मोहम्मद आकाश। बेटा मैं आपको वेलकम करता हूं हमारी फंग मास्टर क्लास डे 2 ऑफ 30 में, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट सेकंड हाफ। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हमारा सबसे पहला दर्द सर मोल, दूसरा दर्द सर स्टीशियोमेट्री, तीसरा दर्द सर लिमिटिंग रिएक्टेंट, और चौथा और आखिरी दर्द सर यील्ड। लेकिन यह दर्द सर मुझसे लेक्चर अटेंड करने से पहले था, अब नहीं है। इजी हो जाओ, ठीक है, क्योंकि योर केमिस्ट्री हैकर है ना। चले जनाब, हम आगाज करते हैं बेटा हमारे आज के इस प्रेस्टीजियस लेक्चर का। और यकीन करें, मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं, आपने एंड तक जो है मेरे साथ अटैच रहना है। एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो मुझे आपने कमेंट सेक्शन के अंदर करना है। मैं जब भी आपसे क्वेश्चन पूछूं, वीडियो को पॉज करें, पॉज करके कमेंट सेक्शन के अंदर आके मुझे उसका आंसर दें, मुझे उसका रिस्पॉन्स करें। इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे कि इस लेक्चर के एंड तक आपके लिए केमिस्ट्री का ये सबसे मुश्किल टॉपिक, जो कि कैलकुलेशंस में बेस्ड होता है, बच्चों को समझ नहीं आती कहां से क्या आ रहा है, मैथ्स कहां से आ रहा है, वॉल्यूम कहां से आ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहां से आ रहे हैं, कितने रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, कितनी प्रोडक्ट बन रही है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का कैसे पता चल सकता है, कितनी यील्ड बन रही है, कितनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है, रिएक्शन की एफिशिएंसी क्या है। मेरा आपसे वादा है एट द एंड तक आपको ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला क्लियर होने वाली हैं। तो जनाब सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे ये देखें, हाय ये क्या मोल, हम क्या पढ़ते रहे और मोल तो ये निकला। बेटा जी ये भी मोल है, लेकिन ये वो मोल नहीं जो हमने स्टडी करना है। अगर इसके बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं तो मैं एक बहुत ही अजीम इंसान को जानता हूं, बहुत अजीम इंसान। वो अजीम इंसान कौन है? हमारे बायोलॉजी हैकर डॉक्टर मुअज्जम मंजूर। इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको उनसे मिलेगी, ना सिर्फ इसके बारे में, पूरी यूनिवर्स की बायो के बारे में। आगे चलते हैं जनाब। मोल, बेटा आज मैं मोल को आपके सामने 3 हिस्सों में डिस्कस करने वाला हूं, जिनमें सबसे पहला हिस्सा हमारे पास होने वाला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, दूसरा हिस्सा होने वाला है मास इन ग्राम्स का, और तीसरा हिस्सा होने वाला है वॉल्यूम का। तो अपने माइंड के अंदर एक स्ट्रक्चर बना लो कि जब भी तुम मोल की बात करोगे तुमने 3 बातें करनी है, नंबर ऑफ पार्टिकल, मास इन ग्राम और वॉल्यूम। जल्दी से इन तीनों को वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो। चलो आगे चलते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या मुराद है नंबर ऑफ पार्टिकल्स से? ये पानी का गिलास जो भी तुम थोड़ी देर पहले पी के आते हो, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बेटा मुझे बताओ इसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, बता दोगे? मैं अगर तुम्हें कहूं
कि ये जो मेरे पीछे बेशुमार तुम्हें लोग नजर आ रहे हैं, इनको काउंट करो, कर लोगे? मैं अगर तुम्हें कहूं कि ये जो तुम्हें ग्रेन नजर आ रहे हैं, इन ग्रेन्स को काउंट करो, कर लोगे? डेफिनेटली हैप्टिक जॉब है, ठीक है, और इन मैनी केसेस इट इज इम्पॉसिबल। यानी इनको काउंट करना नामुमकिन सी बात है, लेकिन मैं इसको मुमकिन बनाने वाला हूं। वो कैसे मैं इसको मुमकिन बनाऊंगा? चलो सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप बाजार जाते हो और दुकानदार को कहते हो मुझे अंडे दे दे। वो आपसे पूछेगा भाई कितने? आप उसको जवाब में कहते हो भाई 1 दर्जन। 1 दर्जन, जब आप उसको 1 दर्जन कहते हो तो वो आपको 12 अंडे दे देता है। यानी वहां पे जो 1 दर्जन है उससे क्या मुराद है? 12। यहां पे अब हम जो है वो दर्जन की जगह टर्म जो केमिस्ट्री में इस्तेमाल करने वाले हैं वो क्या है? वो है टर्म मोल। वो टर्म क्या है? मोल। ये केमिस्ट्री वाला मोल है। और ये टर्म क्या है? ये है नंबर ऑफ पार्टिकल, एक खास नंबर 1.602 इंटू 10 रेज़ दी पावर 23। हाय, ये नंबर क्या है? ये नंबर कहां से आया और ये नंबर कैसे मोल को रिप्रेजेंट करता है, देखते हैं। तो जनाब ये जो हमारे पास बेटा टर्म मोल है, इस टर्म को सबसे पहले ऑस्टवर्ल्ड ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये बात आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से याद रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मोल सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। यानी आपको क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट टू रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, तो योर आंसर विल बी मोल। ये बात क्लियर हो गई? अब आगे चलते हैं। जो बात हमने की, अब एक मोल क्या रिप्रेजेंट करता है? एक मोल रिप्रेजेंट करता है 6.02 इंटू 10 रेज़ दी पावर 23 पार्टिकल्स। एंड दीज पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था हमारे प्यारे से बाबा जी एवोगैड्रोस ने, और उनके नाम पे आज हम इसे एवोगैड्रोस नंबर के नाम से जानते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। कैपिटल एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और ये कैपिटल ए जो सबस्क्रिप्ट में लिखा है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एवोगैड्रोस नंबर को। बस आज के बाद जब भी ये नंबर कहीं देखो, इसका क्या मतलब है? 1 मोल। यकीन मानो ये इतना बड़ा नंबर है कि अगर हम 1 सेकंड में एक नंबर भी काउंट करना शुरू करें तो मेरी, आपकी या हमारी आइंदा आने वाली नस्लों की एज कम पड़ जाए, लेकिन हम इसको काउंट नहीं कर सकते। लेकिन हमने इसको रिलेट तो कर दिया किसके साथ? मोल के साथ। अब बेटा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, हम इन पार्टिकल्स को देखते हैं। जैसे कि नंबर 1 पे अगर मेरे पास सब्सटेंस है एलिमेंट और मैं उसका लेता हूं 1 मोल, तो इसका मतलब उसमें एवोगैड्रोस नंबर के करीब एटम्स जो है वो मौजूद होंगे। नंबर 2, अगर मैं कोई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस लेता हूं तो इसका मतलब यह है कि उसमें एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। सिमिलरली अगर मैं कोई आयोनिक कंपाउंड ले लेता हूं तो आयोनिक कंपाउंड में चूंकि मॉलिक्यूल को इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पे हम डिस्कस करते हैं एक फार्मूला यूनिट की, जो कि कैटाइन और एनाइन को कलेक्टिवली मिला के कहा जाता है। तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल फार्मूला यूनिट्स मौजूद होंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं आयोनिक स्पीशी की, तो उसमें मेरे पास क्या होंगे? एक ही तरह के आयन। और अगर मैं 1 मोल लेता हूं आयोनिक स्पीशी का, तो इसका मतलब है उसमें एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल आयन्स मौजूद होंगे। बस साबित हो गया कि मेरे पास सब्सटेंस जो है वो 4 तरह की है। मैं जब भी बात करूंगा मैं 4 तरह के पार्टिकल्स की कर सकता हूं। अगर एलिमेंट है तो मैं बात करूंगा एटम्स की, अगर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो मैं बात करूंगा मॉलिक्यूल्स की, अगर आयोनिक सब्सटेंस है तो मैं बात करूंगा फार्मूला यूनिट्स की, और अगर आयोनिक स्पीशी है तो मैं बात करूंगा आयन्स की। ये 4 बातें जल्दी से वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो। एटम, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट, आयन, किसी का भी 1 मोल हो, नंबर ऑफ पार्टिकल किसके बराबर होंगे? एवोगैड्रोस नंबर के। अच्छा बेटा, अगली बात एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 मोल है हाइड्रोजन का, तो इसमें एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद होंगे। मेरे पास 1 मोल है वाटर का,
इसमें एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल वाटर मॉलिक्यूल मौजूद होंगे। मेरे पास 1 मोल है सोडियम क्लोराइड का, तो इसमें एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल फार्मूला यूनिट्स जो है वो मौजूद होंगे। मेरे पास है 1 मोल हाइड्रो ऑक्साइड आयन का, तो इसका मतलब है इसमें एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल हाइड्रो ऑक्साइड आयन जो है वो मौजूद होंगे। आप इनसे हटके और एग्जांपल्स भी कर सकते हैं। जब भी कोई एलिमेंट लोगे तो उसके एटम्स की बात आएगी, जब भी कोई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस लोगे तो उसके मॉलिक्यूल्स की बात आएगी, जब भी कोई आयोनिक कंपाउंड लोगे तो उसके फार्मूला यूनिट्स की बात आएगी, और जब भी कोई आयोनिक स्पीशी लोगे तो उसके आयंस की बात आएगी। चले आगे चलते हैं, और मैंने अब आपके सामने रखे हैं कुछ क्वेश्चंस जज करने के लिए कि मेरे बच्चे जो है वो मेरे साथ कितना अटैच हुए हैं। ले जी, सबसे पहला क्वेश्चन जनाब हमारे पास आ जाता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास 4 ऑप्शन है, एवोगैड्रोस नंबर के करीब एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, फार्मूला यूनिट्स हैं और आयंस हैं। ओके, चले अब हम इसको क्रैक करते हैं। अब O2 ऑक्सीजन, ये मेरे पास क्या है? ये बेटा मेरे पास है एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। इसका मतलब इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? डेफिनेटली इट्स विल बी बीटा। ठीक है, 6.02 इंटू 10 रेज़ दी पावर 23 मॉलिक्यूल। तो नंबर 1 के लिए मेरे पास आंसर आ गया बीटा। अब चलता हूं नंबर 2 की तरफ। 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट एक आयोनिक कंपाउंड है, तो आयोनिक कंपाउंड में क्या होते हैं? फार्मूला यूनिट। तो बेटा द करेक्ट चॉइस विल बी चार्ली। 6.02 इंटू 10 रेज़ दी पावर 23 फार्मूला यूनिट्स। तो ये बेटा मेरे पास आंसर आ गया सेकंड का। थर्ड पे चलते हैं, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये हमारे पास मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है। तो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के लिए अगेन क्या आ जाएंगे? मॉलिक्यूल। तो यानी कि थर्ड वाले का आंसर भी मेरे पास बीटा जो है ये होने वाला है। इसके बाद बेटा फोर्थ नंबर पे मेरे पास आ जाता है 1 मोल ऑफ कार्बोनेट। अब कार्बोनेट क्या है? कार्बोनेट मेरे पास है आयन। तो आयन के लिए क्या आता है? आयोनिक स्पीशी के लिए क्या आता है? नंबर ऑफ आयन। लिहाजा इसका आंसर होगा डेल्टा। 6.02 इंटू 10 रेज़ दी पावर 23 आयंस। तो ये नंबर 4 का आंसर आ गया। नंबर 5 पे देखते हैं, 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट। ये अब कौन सा कंपाउंड है? ये भी आयोनिक कंपाउंड है। तो जब भी आयोनिक कंपाउंड आएगा किसकी बात होगी? फार्मूला यूनिट्स की। तो इसका मतलब इसका आंसर भी चार्ली होगा। तो चार्ली पे मैं मेंशन कर देता हूं नंबर 5। इसके बाद चलते हैं जनाब नंबर 6 पे। नंबर 6 पे मेरे पास है 1 मोल ऑफ NO3 नेगेटिव। ठीक है जी, ये जो यहां पे 3 है ये इसकी सबस्ट्रेट के अंदर जो है वो मौजूद है और इस पे नेगेटिव चार्ज। अब नाइट्रेट क्या है? नाइट्रेट जो बेटा ये मेरे पास क्या है? ये एक मेरे पास आयोनिक स्पीशी है। ठीक है, इसके क्या आ जाएंगे? इसके आयंस आ जाएंगे। तो इट कॉरस्पॉन्ड टू डेल्टा। तो मैं डेल्टा पे मेंशन कर देता हूं नंबर 6। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कर रहे हैं, अपने लिए सबसे पहले क्लैप करें। आपने बिल्कुल एक एक आंसर जो है वो करेक्टली आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, एक भी मिस्टेक नहीं आपने की। शाबाश बेटा, इसी तरह आपने अंत तक जो है वो मेरे साथ अटैच रहना है। अब मैं जरा स्लाइड पे पीछे वापस जाता हूं और एक और इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करता हूं। वो क्या है? अगर मेरे पास किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो तो मैं उसके नंबर ऑफ मोल मालूम कर सकता हूं। वो कैसे? वो ऐसे कि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो रेशियो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू एवोगैड्रोस नंबर की। तो ये एक फार्मूला जो है ये आपने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेना है। अब इस फार्मूला में 3 पैरामीटर है, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल और एवोगैड्रोस नंबर। अब आपने अगर कभी भी नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं तो आपके पास अगर नंबर ऑफ पार्टिकल है उसे एवोगैड्रोस नंबर पे डिवाइड कर दें। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं और उनसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने हैं तो सिंपली है, इसमें वैल्यू पुट करें, एवोगैड्रोस नंबर इस तरफ जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। चले ऐसे नहीं, अब हम बकायदा इस फार्मूले को अप्लाई करके देखते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा बेटे, अब मैं आपके सामने रखता हूं इस फार्मूले को जस्टिफाई करने के लिए कुछ मल्टीपल स्टेटमेंट्स। तो जल्दी से अपने रजिस्टर्स ओपन करो, मेरे साथ साथ इनको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर कोशिश करनी मुझसे पहले आंसर लिख देना और मुझे उम्मीद है तुम लिख लोगे।
पहले नंबर पे बेटा हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स of 1.204 into 10 raised the power 24 molecules of glucose। अब ये मेरे पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की तादाद आ गई और पूछा क्या गया है इसके नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं फार्मूला बार बार यूटिलाइज होना है, इधर टॉप पे मेंशन कर देता हूं कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो आप क्या करोगे, आप ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इनको डिवाइड कर दोगे किस पे, एवोगैड्रोस नंबर पे। तो अब जब आप इसको एवोगैड्रोस नंबर पे डिवाइड करोगे तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास आएगा 2। कर लिया ना कैलकुलेट, शाबाश। तो जनाब हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया बीटा 2। तो ये जी हमारे पास आंसर आ गया नंबर 1 का। नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 है जी हमारे पास नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इन 4 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटे एक आयोनिक कंपाउंड है, तो जो आयोनिक कंपाउंड होता है उसमें होते हैं फार्मूला यूनिट्स। अब हमें उसके नंबर ऑफ मोल्स दे दिए गए हैं 4 और पूछा क्या गया है कि फार्मूला यूनिट्स बताओ। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस फार्मूले को रीअरेंज कर लेना है। चूंकि नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट कैलकुलेट करने हैं तो नंबर ऑफ मोल को आप मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगैड्रोस नंबर से, तो इससे आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो लिहाजा यहां पे अब 4 है तो 4 को आप यहां पे मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगैड्रोस नंबर से। तो बेटा जब आपने इसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इट्स आंसर विल बी डेल्टा 2.408 इंटू 10 रेज़ द पावर 24। ये बेटा मेरे पास आंसर आ गया सेकंड वन का। अब चलते हैं थर्ड वन की तरफ। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में नंबर ऑफ कार्बन एटम बताने हैं, अमाउंट कितनी दी गई है 2 मोल। क्वेश्चन पे गौर नहीं किया मेरे बच्चे ने, किया गौर? ठीक है, मेरे पास यहां पे 2 मोल जो है वो दिए हुए हैं, मैं उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, मेरे पास 2 एवोगैड्रोस नंबर आंसर आ जाएगा। ऐसे ही होगा ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही होगा। ये वो पॉइंट है जहां पे आपको एग्जामिनर पकड़ेगा। और भाई मेरे फोकस 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 फोकस। ग्लूकोज C6H12O6 एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन उसने क्या पूछा है भाई, उसने पूछे हैं एटम्स। यहां पे तो एग्जामिनर ने फंसाना है आपको, यहां फंसना नहीं है। यहां कैसे नहीं फंसना, यहां एक है कि याद रखनी है। वो है क्या है, वो आपसे नंबर ऑफ एटम पूछ ले किसी मॉलिक्यूल में, वो आपसे नंबर ऑफ एटम पूछ ले किसी आयोनिक कंपाउंड में, वो आपसे नंबर ऑफ एटम पूछ ले किसी आयोनिक स्पीशी में जब पॉलीएटॉमिक आयन हो। आपने एक बात ध्यान में रखनी है, वो क्या, आपने नंबर ऑफ पार्टिकल का फार्मूला किया अभी नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर, इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देने हैं नंबर ऑफ एटम्स। है इस बात से क्या मुराद भाई, जिसके नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं आपने देखना है एक मॉलिक्यूल में, एक फार्मूला यूनिट में या एक पॉलीएटॉमिक आयन में उनकी तादाद कितनी है, उस तादाद को यहां से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको डबल डबल काम करना नहीं पड़ेगा, एक सिंगल फार्मूले में आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो वीडियो को पॉज करो और जल्दी से कैलकुलेट करो। अब ग्लूकोज में कार्बन एटम की तादाद जो है वो कितनी है, 6 है। तो लिहाजा मैं यहां पे जो मेरे पास मोल्स हैं 2, उनको पहले नंबर पे मल्टीप्लाई करता हूं एवोगैड्रोस नंबर से और फिर सेकंड 6 से, क्योंकि कार्बन एटम की तादाद पूछी हुई है। तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 6 12, आंसर विल बी G12 एवोगैड्रोस नंबर। तो बेटा इस तरह से हम इसके साथ आगे प्रोसीड करेंगे। अब इससे बेटे आगे चलते हैं और मुझे बल्कि एक काम आप करें, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कैलकुलेट करके बताएं, अगर कार्बन की जगह पे हाइड्रोजन का पूछा होता तो आपका क्या आंसर होता, जल्दी से बताओ। और अगर कार्बन की जगह पे ऑक्सीजन का पूछ लेता तो फिर मेरे बच्चे का क्या आंसर होता, जल्दी से मुझे बताओ। नंबर 4 देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3 मोल्स ऑफ हीलियम। लगता भाई एग्जामिनर कहता मैंने फंसाना ही फंसाना है, लेकिन हमने फंसने नहीं दे रहा आपको। उसने जहां फंसाना है
वो हम आपको पहले बताई जा रहे हैं। कैसे? अब देख लें कि जितने टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जहां पे एग्जामिनर आपको हुक करेगा वो हम आपको पहले बताई जा रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या है जनाब, आपको दे रहा है हीलियम, और हीलियम के कितने मोल दे रहा है? हीलियम के आपको वो मोल दे रहा है 3। हीलियम के कितने मोल दे रहा है? 3 मोल्स दे रहा है। और 3 मोल्स ऑफ हीलियम के अंदर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पूछ रहा है कि 3 मोल ऑफ हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने हैं जी, जल्दी से बताएं। फिर पास गया ना। अब हीलियम एक जो है मेरे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है इसका, ठीक है। तो मुझे फिर इसका सहारा लेना पड़ेगा, इस फार्मूले का। यहां पे अब नंबर ऑफ एटम्स की जगह क्या आ जाएंगे? एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो बेटा हीलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और मास नंबर होता है 4। तो जो एटॉमिक नंबर हो न्यूट्रल एटम के लिए उतने ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लिहाजा हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हीलियम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? वो 2 है। हीलियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। लिहाजा मैं अब यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे 2 लिख लूंगा, ठीक है जी, जो कि क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनको मल्टीप्लाई करूंगा एवोगैड्रोस नंबर से, और साथ मोल जो 3 है वो तो मल्टीप्लाई होने हैं। आंसर विल बी 6 एवोगैड्रोस नंबर। कहां है आंसर? ढूंढा भाई, मिला है? ए बी सी डी ई एफ जी देख लिया, किसी में भी नहीं है। और भाई नहीं है तो क्या हुआ, मैंने खुद ही नहीं दिया था, ठीक है। मैं देखना चाहता था कि मेरा बच्चा क्या करता है, ठीक है। हाँ जी, शाबाश, बिल्कुल सही। बेशक आपने जो है वो थोड़ा सा डिले कैलकुलेट किया, लेकिन बिल्कुल सही किया। तो जनाब हम यहां से खुद से जो है वो ऐड कर लेते हैं H, इट्स आंसर इज 6Na। तो ये मेरे पास किसका आंसर आ गया? बेटा मेरे पास आंसर आ गया नंबर 4 का। इसके बाद बेटा क्या आता है जी? मेरे पास आता है नंबर 5 पे। नंबर 5 पे क्या है जी? नंबर 5 पे है मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आइंस अपॉन डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड का 1 मोल है। जब ये डिसोसिएट होता है तो बताना इसमें नंबर ऑफ आइंस कितने हैं। तो पहले तो डिसोसिएशन को समझे। एसिड्स एसिड्स हैं ही इसलिए क्योंकि वो डिसोसिएट होके क्या दे रहे हैं? H पॉजिटिव आइन। तो मेरे पास फास्फोरिक एसिड एक ट्राई बेसिक एसिड है, ये 3 प्रोटॉन देता है और एक फास्फेट आइन देता है अपॉन हाइड्रोलिसिस। तो लिहाजा यहां पे अब अगर आप फोकस करो तो आपके पास 3 जो है वो क्या हो गए? 3 आपके पास मोल्स आ गए पॉजिटिव आइन के, और 1 मोल किसका आ गया? नेगेटिव आइन का। तो यहां पे क्या पूछा गया? टोटल आइंस। लिहाजा अगर एक मॉलिक्यूल है तो उससे आइंस जो है डिसोसिएशन के बाद कितने बन रहे हैं? 4 आइंस बन रहे हैं। लिहाजा हम क्या करेंगे? हम अपना फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे कि मेरे पास 1 मोल है, इसको मैं एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, और फिर किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं? 4 से, जो कि नंबर ऑफ आइंस है। तो आंसर क्या आ जाता है? 4 एवोगैड्रोस नंबर। हाँ जी बताएं, है आंसर यहां पे? यहां पे तो फिर आंसर नहीं है। ये क्या हुआ? खुद नहीं दिया था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर जनाब हमारे पास आ जाएगा 4 एवोगैड्रोस नंबर। तो लिहाजा अब आप ये देखो कि आपकी फिंगर टिप्स पे है ये चीज। आपसे वो एटम्स पूछ ले, आपसे मॉलिक्यूल्स पूछ ले, आपसे फार्मूला यूनिट्स पूछ ले, आपको से आइंस पूछ ले, आप बड़े आराम से बता दोगे। आपसे इनमें से किसी में एटम पूछ ले, इलेक्ट्रॉन्स पूछ ले, आपको तब भी बताने में कोई दिक्कत नहीं, तब भी बताने में कोई मसला नहीं, आप बड़े आराम से बता दोगे। तो लिहाजा हम इसका मार्क कर लेते हैं आई, इट्स 4 एवोगैड्रोस नंबर। तो यहां पे मैं इसको मार्क कर देता हूं 5, ठीक है। तो बेसिकली पर्पस क्या था हमारा ये करने का कि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो अब आप देखो, किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करने हो आपकी फिंगर टिप्स पे है, आपके लिए ये चीज बिल्कुल मुश्किल नहीं है जी। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर पे अब हम मोल को देखने जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मैस इन ग्राम्स। है, इससे क्या मुराद है? इसको समझने के लिए अपनी स्क्रीन पे देखें, आपके पास ये एक पीस ऑफ सोडियम मेटल है, एक ग्लास ऑफ वाटर है, एक ग्लूकोज है, जो कि आपको केमिस्ट्री पढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए तो ये चाहिए ही चाहिए, और साथ बेटा आपका टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा मुझे बताएं हर एक में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं,
तो आप कैसे बताएंगे? थोड़ा सा अपने जहन पर जोर डालें, कैसे बताएंगे? मैं दसना बेटा, मोल को हम एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो फॉर्म हमारे पास क्या है? वो फॉर्म है बेटा मोलर मास, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, और जिसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल। ये दोनों बातें आपने याद रखनी है, ये दोनों बातें एग्जामिनर जो है वो पूछता है। अब हम आगे चलते हैं, और जैसे हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स की लिहाज पे स्प्लिटिंग कर दी थी 4 तरह से, यहां भी 4 तरह से स्प्लिटिंग होने वाली है। कैसे? नंबर 1, अब अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूं और उस एलिमेंट के एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता हूं ग्राम में, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा? ये मेरे पास कहलाएगा ग्राम एटम है। ग्राम एटम से क्या मुराद है? अब अगर नीचे देखें तो मैंने आपके लिए एग्जांपल कोड किया है कि 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम। जी, अब अपने दिमाग की बत्ती को थोड़ा सा मजीद रोशन कर लें। क्या मतलब इस बात का? इससे पहले मैं AMU लिखता रहा हूं, और अब की बार मैंने लिख दिया ग्राम। जाहिर सी बात है मेरे बच्चे के जहन में ये क्वेश्चन तो आना चाहिए कि ये ग्राम सर कहां से आ गया। तो आज ये क्वेश्चन क्लियर होगा जो कभी क्लियर नहीं हुआ, जिस चीज की आपको कभी समझ नहीं आई। चले क्लियर करते हैं। बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना था, तो आप मुझे कहेंगे कि सर इसका जो एटॉमिक मास था ये था 1 AMU। ऐसे ही है। अब AMU किसके इक्विवेलेंट होता है? मैं जनाब यहां से इस AMU की जगह पे इसकी वैल्यू लिख देता हूं, दैट वाज 1.661 इंटू 10 रेज़ दी पावर -24 ग्राम। इसका मतलब मैंने अब इसको किस में चेंज कर दिया? ग्राम में। लेकिन एक मिनट, ये तो था एक एटम का मास इन ग्राम, हमने अब यहां पे एक एटम नहीं लेना। क्यों? मैं पीछे आपको बता के आया हूं कि एक मोल किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लिहाजा यहां पे अब मेरे बच्चे को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगैड्रोस नंबर से। जल्दी से ये मल्टीप्लिकेशन करो अपने कैलकुलेटर्स पे, और कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो कि आपका आंसर क्या आता है। शाबाश, आपका आंसर आया 1 ग्राम। तो आज मेरे बच्चे को क्लियर हुआ कि यहां पे AMU की जगह ग्राम कैसे आ गया, इससे पहले नहीं पता था। आगे चलते हैं नंबर 2 पे। अब मेरे पास है एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, और मैं उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट किस में कर रहा हूं? ग्राम्स में। अब ये क्या कहला रहा है? अब ये कहला रहा है ग्राम मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। अब फिर मेरा आपसे क्वेश्चन है, मुझे बताओ यहां तो AMU था, ये ग्राम कैसे हो गया? जनाब ये ग्राम ऐसे हुआ कि ये बिल्कुल 18 AMU था। हमने AMU की बजाय अब यहां पे क्या लेना है? हमने लेना है ग्राम। तो 1 AMU में 1.661 इंटू 10 रेज़ दी पावर -24 ग्राम होते हैं। और हमने क्या डिस्कस किया कि 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल पार्टिकल्स होते हैं। तो लिहाजा यहां पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा एवोगैड्रोस नंबर से। तो जल्दी से कैलकुलेट करो और कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो कि इसका क्या आंसर आता है। इट्स आंसर विल बी 18 ग्राम। जी बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है ग्राम फार्मूला। यहां पे हम क्या कर रहे हैं? एक आयोनिक कंपाउंड ले रहे हैं, और उस आयोनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं? ग्राम्स में। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ग्राम फार्मूला। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने 1 ग्राम फार्मूला लिया किसका? सोडियम क्लोराइड का। इट इज इक्वल टू अराउंड 58 ग्राम। अगर मैं एग्जैक्ट करूं तो इट विल बी इक्वल टू 58.5 ग्राम। इज दैट क्लियर? अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ कि ये 58.5 ग्राम कैसे आया। डेफिनेटली ये बिल्कुल उस तरह से ही आया, इसमें 58.5 AMU थे, हमने AMU की जगह ग्राम्स में उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली नंबर 4 एंड लास्ट हमारे पास है अब ग्राम आइन। ग्राम आइन क्या है? मैं बेटा एक आयोनिक स्पीशी लेता हूं और उसके आयोनिक मास को रिप्रेजेंट करता हूं ग्राम्स में। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ग्राम आइन। अब यहां पे मैंने एग्जांपल के तौर पे कोट किया कि मेरे पास 1 ग्राम है हाइड्रोक्साइड आइन का, ये कितना आ गया? 17 ग्राम आ गया। बिल्कुल उसी मेथड के थ्रू
17 एटॉमिक मास यूनिट थे इसके अंदर। एटॉमिक मास यूनिट की मैंने वैल्यू पुट की, दैट वाज 1.661 into 10 raised to the power -24 ग्राम। और चूंकि एक मोल में एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल पार्टिकल्स होते हैं, लिहाजा मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एवोगैड्रोस नंबर से। तो लिहाजा हमारे पास आंसर क्या आ गया, 17 ग्राम आ गया। लेकिन जब हमें ये बातें क्लियर हो गई कि मोल से हमारे पास मुराद, अगर हम मैस इन ग्राम्स रिप्रेजेंट करें तो क्या हो सकता है, हमारे पास ग्राम एटम हो सकता है, ग्राम मॉलिक्यूल हो सकता है, ग्राम फार्मूला हो सकता है और ग्राम आयन हो सकता है। अब अगली बात जो मैंने आपसे पिछली स्लाइड में पूछा था कि बताएं कि किस में कितने मोल्स हैं, अब आपको कैसे पता चलेंगे, उसके लिए बेटा इस फार्मूला पे फोकस करें। m इज द नंबर ऑफ मोल, m इज द मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मास प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड। तो जनाब अब मैं पिछली स्लाइड पर वापस जाता हूं। इनमें से आपके पास कोई भी मटेरियल आ जाए, आपको सिंपली क्या चाहिए, आपको चाहिए एक वेइंग बैलेंस। आपने क्या करना है, वेइंग बैलेंस लेने, हर एक का मास कैलकुलेट करना है, उस वेइंग बैलेंस की मदद से मेजर करना है, मोलर मास कैलकुलेट करेंगे और मोलर मास को डिवाइड, मास इन ग्राम को डिवाइड कर देंगे मोलर मास पे, तो आपके पास बेटा हर एक के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो अब अपने इर्द गिर्द जितनी भी आपको स्मॉल थिंग्स नजर आ रही हैं, ठीक है, जो कि आपको लगता है कि प्योर सब्सटेंसेस है, तो जल्दी से उनमें से किसी 3 का अगर आपके पास वेइंग बैलेंस है तो ओके, अगर वेइंग बैलेंस नहीं है तो वैसे एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मास की लेके उनको उनके मोलर मास पे डिवाइड करके उनके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो और 2 से 3 सब्सटेंसेस के लिए उन्हें जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करो। अब सोचो कि जब आप वाटर को इनटेक करते हो तो एक पानी के गिलास में कितने ग्राम्स होते हैं, यानी आप एट अ टाइम वाटर के कितने मोल्स इनटेक कर रहे हो, और एक मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल पार्टिकल, यानी कितने पार्टिकल आप ड्रिंकिंग के दौरान जो है वाटर मॉलिक्यूल इनटेक कर रहे हो। चलो बेटा अब हम एक मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन शामिल करते हैं आपके लिए। क्वेश्चन क्या है जी, नंबर 1, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। मेरे पास 180 ग्राम है ग्लूकोज का। अब जैसे कि यहां पे ऑप्शन है ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला और ग्राम आयन। अब ग्लूकोज जो है वो चूंकि एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो लिहाजा ये आ जाएगा मेरे पास 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर? सिमिलरली मेरे पास है नंबर 2 पे 60 ग्राम ऑफ कार्बोनेट। तो मेरे पास 60 ग्राम ऑफ कार्बोनेट है, तो 60 ग्राम ऑफ कार्बोनेट के लिए, कार्बोनेट क्या है, कार्बोनेट जो है वो मेरे पास क्या है, वो एक आयोनिक स्पीशी है, तो इसके लिए क्या टर्म आएगी, ग्राम आयन आएगी। तो जनाब जो हमारे पास नंबर 1 था उसके लिए आ गया बीटा और नंबर 2 के लिए क्या आ गया, डेल्टा आ गया। इसके बाद चलते हैं नंबर 3 की तरफ। 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम। अब यहां पे जो यूरेनियम है वो अकेला है, मेटल है, इसका मतलब एलिमेंटल सब्सटेंस है, तो इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा जनाब हमारे पास ग्राम एटम। तो ये मेरे पास आंसर आ गया बेटा 3rd का। इसके बाद चलते हैं 4th वन पे, 53.4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब बेटा यहां पे जो अमोनियम क्लोराइड है वो क्या है, वो एक आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड के लिए टर्म क्या आती है, ग्राम फार्मूला। तो बेटा ये मेरे पास किसके लिए आ गया, ये मेरे पास आ गया 4th के लिए। इज दैट क्लियर? फर्दर क्वेश्चन शामिल करती है कुछ कैलकुलेशंस पे बेस। नंबर 1 है जी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, ये आपने कैलकुलेट करने हैं इन 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम। तो एक फार्मूला जो हम ऑलरेडी करके आए हैं कि नंबर ऑफ मोल इक्वल है मास इन ग्राम ओवर मोलर मास के, तो लिहाजा मुझे सोडियम के नंबर ऑफ मोल मालूम करने हैं। तो सोडियम का मास है 11.5 ग्राम और इसका मोलर मास है 23.0 ग्राम पर मोल। तो लिहाजा जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट्स आंसर विल बी 0.5 मोल। तो ई जो है वो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड नंबर पे मास इन ग्राम्स, ये हमने मालूम करना है किसका, 4 मोल्स ऑफ डायमंड। अब डायमंड क्या है, डायमंड जनाब हमारे पास एलोट्रॉपिक फॉर्म है किसकी, कार्बन की। अब ये वो कंफ्यूजन है जो एग्जामिनर क्रिएट करता है, वो भाई कहीं पे डायमंड दे देगा, कहीं पे ग्रेफाइट दे देगा, डायरेक्ट कार्बन नहीं लिखता, हालांकि हैं दोनों क्या, हालांकि दोनों कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। तो अगर डायमंड आ जाए, ग्रेफाइट आ जाए, आप क्या कंसीडर करेंगे, ये कार्बन है। अब
मैश इन ग्राम पूछा है तो आप क्या करते हो, मैश इन ग्राम कैलकुलेट करने के लिए आप मोलर मास को इस तरफ ले जाते हो और मल्टीप्लाई कर देते हो नंबर ऑफ मोल्स से। तो लिहाजा मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आगे 4 और कार्बन का मोलर मास होता है 12। तो आंसर विल बी क्या होगा जनाब, आंसर इट विल बी 36 ग्राम। तो बेटा मैं एफ पार्ट के साथ जाऊंगा, तो ये मेरे पास आ गया सेकंड का आंसर। इसके बाद चलते हैं जनाब नंबर 3 की तरफ, मोलर मास ऑफ 1.5 मोल्स। तो यहां पे अब मोलर मास कैलकुलेट करने की बात आ गई, किसका, ऑफ अननाउन कंपाउंड हैविंग अ मास ऑफ 120 ग्राम। अब उसने आपको मोल्स भी दे दिए, मोलर मास जो है वो कैलकुलेट करना है आपने, ठीक है, और दिया क्या हुआ उसने आपको दिया है मैस इन ग्राम। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोबारा जनाब हम इस फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो अब मुझे मोलर मास कैलकुलेट करना है तो मुझे मैस को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ मोल्स पे। तो ये कैसे अब मैं करूंगा, तो जनाब मेरे पास मोलर मास आ गया इज इक्वल टू, मैस कितना है जी 120 ग्राम, और मोलर मास जो है वो जो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने हैं, वो है जनाब 1.5 जी। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा बीटा यानी कि 80 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से आप इस फार्मूले को 3 तरह से यूटिलाइज कर सकते हो। आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो, आप मैस इन ग्राम्स कैलकुलेट कर सकते हो, आप मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेटा अब आपको पता है कि यहां से 3 तरह के क्वेश्चंस आने हैं, आप तीनों तरह के क्वेश्चंस बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। आगे चलते बेटा और मोल का एक नया पर्सपेक्टिव देखते हैं। वो नया पर्सपेक्टिव क्या है, वॉल्यूम। हाय, वॉल्यूम क्या चीज है, आपको आपकी स्क्रीन पे एक इमेज नजर आ रहा है एंड यू विल सरप्राइज कि इसमें मैंने 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन लिया और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लिया। तीनों का 1 मोल के अंदर जो वॉल्यूम है वो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है 22.4 लीटर। ये कैसे हो सकता है, हाइड्रोजन का मोलर मास 2 ग्राम पर मोल है, नाइट्रोजन का मोलर मास 28 ग्राम पर मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 ग्राम पर मोल है। तो बच्चे मुझे खुद बताएं ये कैसे मुमकिन है, मैस डिफरेंट है, वॉल्यूम कैसे सेम हो सकता है, ये क्या कह दिया हमने, कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको, वो इसको जस्टिफाई करेगा मोल। लेकिन मोल कैसे जस्टिफाई करेगा, मोल जनाब ऐसे जस्टिफाई करेगा कि मोल जो है वो हमारे पास कहता है कि एक टर्म एग्जिस्ट करती है मोलर वॉल्यूम, यानी ये वॉल्यूम है दैट इज ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। अभी एक पंगा खत्म नहीं हुआ था, नया पंगा आ गया, ये आइडियल गैस क्या, आइडियल गैस से मुराद कोई भी ऐसी गैस जो जितने भी गैस लॉज है, जैसे कि बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ है, गिल-यूसिक्स लॉ है, इन्हें हर टेम्परेचर और प्रेशर पे ओबे करती है। इसका मतलब आप जब भी कोई आइडियल गैस लोगे उसका 1 मोल लोगे तो उसके 1 मोल में जो वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे, मोलर वॉल्यूम। अब इसको हम 2 तरह से देख सकते हैं, एक एसटीपी पे और दूसरा आरटीपी पे। और भाई अब एसटीपी और आरटीपी क्या है, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जबकि आरटीपी क्या है, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होता है बेटा, अगर मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करूं तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेरे पास है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.16 केल्विन, जबकि जो प्रेशर है ये 1 एटीएम है। इसी तरह से रूम टेम्परेचर और प्रेशर कितना होता है, तो बेटा जो रूम टेम्परेचर हम लेते हैं इट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में ये हो जाएगा 298.16 केल्विन, जबकि प्रेशर सेम रहेगा, इट्स अराउंड 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब दोनों कंडीशन में हम गैस का मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब यहां पे अगर मैं नंबर ऑफ मोल जो है वो 1 ले लूं, वो यूनिटी ले लूं, तो वॉल्यूम मेरे पास क्या होगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू आरटी ओवर पी।
तो इस फार्मूला को यूटिलाइज करते हुए मैं मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेता हूं। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर यूनिट में लेता हूं सेंटीमीटर क्यूब, तो इट विल बी 22,414 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर मैंने इसको सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब के अंदर चेंज करना है, तो बेटा मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 1000 पे या 10⁻³ पे। और अगर यूनिट डेसीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब के अंदर चेंज करने हैं, जो कि हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इस्तेमाल करते हैं, तो फिर मुझे अगेन डेसीमीटर क्यूब को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 पे। तो इस तरह से बेटा इसकी वैल्यू आपसे तीनों यूनिट्स के अंदर पूछी जा सकती है। कैलकुलेशंस करते वक्त आपने इस चीज का खुसूसी ध्यान रखना है कि जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो वो जो कैलकुलेशन है वहां पे उसने एसटीपी मेंशन किया था या आरटीपी मेंशन किया था। इसी तरह आरटीपी पे अगर आप देखो तो ये 24,000 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 24 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, और अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 0.024 मीटर क्यूब हो जाएगा। इसी तरह आपको इसकी भी तीनों वैल्यूज तीनों यूनिट्स के अंदर जो है वो पता होनी चाहिए। दोबारा मेंशन कर रहा हूं, यहां पे जो मीटर क्यूब है ये सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सारी बातें तो हमने कर ली, हमें पता चल गया कि हम किसी भी गैस का अगर 1 मोल लेते हैं तो उसके 1 मोल के अंदर 22.414 मीटर क्यूब या लीटर जो है वो होते हैं। ठीक है, अब 0.022414 मीटर क्यूब या लीटर्स होते हैं, और अगर आप इसको आरटीपी पे लोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये जनाब हमारे पास आ जाएगा 0.024 मीटर क्यूब। अब वो क्वेश्चन नहीं है कि गैसेस के मोलर मैसेज डिफरेंट है, मैसेज डिफरेंट है, साइजेस डिफरेंट है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनका वॉल्यूम सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे सेम हो? तो बेटा उसकी एक ना बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। पहली लॉजिक तो आपको इस फार्मूला में नजर आ रही है कि यहां पे कहीं भी हमने मोलर मास को मेंशन नहीं किया, एक चीज। सेकंड थिंग जो कि हम फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सपोज ये एक गैस मॉलिक्यूल है, मैं इस गैस मॉलिक्यूल का डायमीटर जो है वो मालूम कर लेता हूं, व्हाटसोएवर इसका डायमीटर जो भी आ जाता है मेरे पास। सपोज इसका जो है वो डायमीटर मेरे पास आ जाता है 1 नैनोमीटर। अब इसके नेबरिंग में जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल है, अगर मैं इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस मालूम करूं तो यू विल सरप्राइज के ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से इतना दूर होते हैं कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से उसके अपने ही डायमीटर से 300 टाइम्स जो है वो भी होता है। लिहाजा यहां पे साइज या मास वॉल्यूम को अफेक्ट नहीं करता, ये बात आप याद रखेंगे। आगे जनाब चलते हैं, और आगे जनाब हमारे पास आ जाती है कुछ स्टेटमेंट्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस हैविंग वॉल्यूम ऑफ 78 डेसीमीटर क्यूब एट एसटीपी। अब हमने नंबर ऑफ मोल मालूम करने हैं। क्या मोलर वॉल्यूम को इस्तेमाल करते हुए हम नंबर ऑफ मोल मालूम कर सकते हैं? बेटा बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? लुक एट दिस फार्मूला, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। एक चीज आपने याद रखनी है इस फार्मूले को यूटिलाइज करते हुए कि गिवन वॉल्यूम और मोलर वॉल्यूम, बेटा इन दोनों के यूनिट्स सेम होने चाहिए। ये वो मिस्टेक है जो आप वहां पे करेंगे और आपके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट होंगे, आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग होगा। आप बाहर आके जनाब सीना तान के कहेंगे मैं तो बिल्कुल सही करके आया हूं, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा भाई की के अंदर जो आंसर है वो चार्ली नहीं, वो तो डेल्टा था। भाई वो डेल्टा इस वजह से था क्योंकि आपने वहां पे फोकस नहीं किया। आपके पास गिवन वॉल्यूम और मोलर वॉल्यूम इन दोनों के यूनिट्स जो है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब जनाब हम चलते हैं आगे और अपने पहले क्वेश्चन की कैलकुलेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अब मेरे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वॉल्यूम दिया गया है वो 78 डेसीमीटर क्यूब है। तो मैंने फार्मूला अप्लाई करना है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। तो मेरे पास बेटा वॉल्यूम कितना आ गया, मेरे पास वॉल्यूम आ गया 78 डेसीमीटर क्यूब। अब मैंने मोलर वॉल्यूम के यूनिट भी कौन से लेने हैं, डेसीमीटर क्यूब वाले, क्योंकि वहां आपके पास इतना टाइम नहीं होगा तो आप राउंड ऑफ करके इसको जो है इसकी वैल्यू वो 22 के करीब जो है वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू की बजाय 22 के करीब जो है इसकी वैल्यू जो है उसको आप पुट कर लें। तो जब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो जनाब क्या आंसर आएगा आपका, जल्दी से जो है वो आंसर कैलकुलेट करें और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे इसका आंसर दें। तो इसका आंसर जनाब हमारे पास आएगा चार्ली 3.5 के करीब। तो ये बेटा मेरे पास आंसर आ गया नंबर 1 का। नंबर 2 पे देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ 9 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ऑक्सीजन के 9 मोल्स जो है मुझे दिए हुए हैं और उनका क्या मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। तो इसका मतलब इस फार्मूले को जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। अगर मैंने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो जो मोलर वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ मोल्स के साथ जाके मल्टीप्लाई
हो जाएगा। तो यहां पे मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 9 है, और मोलर वॉल्यूम कितना है जी, 22। ठीक है, तो 9 को जो है वो 22 से मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास तकरीबन इक्वल आ जाएगा 200 डेसीमीटर क्यूब के। तो बेटा ये मेरे पास किसका आंसर आ गया, ये मेरे पास सेकंड का आंसर आ गया। अब यहां पे बेटा आपने मिस्टेक क्या करनी है, उसने आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, अब आपने ये श्योर कर लेना है कि जो चारों ऑप्शंस हैं क्या उनमें यूनिट्स तो उसने चेंज नहीं किए। अब बाजू का ये होता है कि आप अल्फा ऑप्शन जो है उसको टिक कर देते हो, ठीक है, आपने वैल्यू पुट की इसकी डेसीमीटर क्यूब में, आपको लगा अल्फा ऑप्शन में यूनिट डेसीमीटर क्यूब में है, वो वैल्यू मेरी वैल्यू के साथ मैच करती है, आपने कहा जनाब ओके ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने जो यूनिट्स हैं वो सेंटीमीटर क्यूब में भी दिए हो, उसने यूनिट मीटर क्यूब में या लीटर में भी दिए हो, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप देखोगे कि अगर तीनों में या फिर डेफिनेटली उसने डेल्टा में कहा होगा अल्फा बीटा चार्ली, या हो सकता है कोई से 2 ऑप्शन ठीक हो। तो ये चीज आपने जो है वहां पे फोकस करना है, इस ट्रैप के अंदर नहीं आना, ठीक है, ये वो ट्रैप है जिससे मैं आपको बार बार पकड़ पकड़ के निकाल रहा हूं। ओके, आगे चलते हैं। अब जनाब मैं अपने बच्चों के लिए लेके आया हूं इंटर कन्वर्जन सुपर फार्मूला। मैंने आपसे कहा था ना लेक्चर के स्टार्ट पे, किसी का इंतजार नहीं करना, योर केमिस्ट्री हैकर है ना, कैसे है ना, तो लुक एट दिस सुपर फार्मूला। ये वो फार्मूला है जो आपने एक बार याद कर लेना है और फिर आपने क्या कहना है, फिर आपने कहना है डॉक्टर आकाश है ना, कैसे है ना जनाब, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। इस सुपर फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए पीछे जितनी भी कैलकुलेशंस की हैं आप सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। बस एक बात जो है वो आपने याद रखनी है, वो क्या है, इसकी तरह एक्साइटेड रहना है और डेटा इंटेलेक्चुअली पुट करना है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको 7 तरह के पैरामीटर्स हैं हमारे पास। डेफिनेटली उसने आपको एक पैरामीटर देना है या 2 पैरामीटर देना है और तीसरा पैरामीटर पूछना है, या 2 या 3 पैरामीटर देकर चौथा पैरामीटर पूछेगा। तो अब वहां पे आपने थोड़ा सा अपना ब्रेन इस्तेमाल करना है कि आपने कौन सा पैरामीटर जो है यहां पे अप्लाई करना है। अगर आप करेक्ट पैरामीटर अप्लाई कर गए तो फिर जनाब अब मौलवी वाला हलवा है, ठीक है, और मौलवी नहीं बन जाना, मौलवी वाला हलवा खाना है। चलो अभी देखते हैं। अब जनाब हमारे पास यहां पे आ गई स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। लो भी पे आ गया पंगा। आगे क्या करता था, आगे मॉलिक्यूल पूछता था नंबर ऑफ मोल देके, अब मैस देके पूछ रहे, तो क्यों परेशान हो रहे हो यार, पीछे पढ़ के नहीं आए, क्या पढ़ के आए हो, पीछे जनाब पढ़ के आए हो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। अब उसने मैस देके नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे, जाहिर सी बात है हमें ये वाला पोर्शन जो है ये रिक्वायर्ड है, तो इस पोर्शन को अब हम यूटिलाइज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो जनाब अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जनाब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय मेरे पास आ जाएगा एवोगैड्रोस नंबर। तो यहां पे मैस कितना है जी, ये 36 ग्राम है, जबकि जो मोलर मैस होता है वाटर का वो कितना होता है, वो होता है 18 ग्राम मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो 18 2 36, तो आंसर विल बी 2 एवोगैड्रोस नंबर। ये है इसके अंदर आंसर 2 एवोगैड्रोस नंबर, यस चार्ली। तो ये आ गया नंबर 1 का आंसर। इसके बाद चलते हैं जनाब नंबर 2 की तरफ। द मास ऑफ 3 एवोगैड्रोस नंबर एटम्स ऑफ कार्बन इज। अब क्या पूछ लिया, मैस पूछ लिया, तो वही फार्मूला है, अब उस फार्मूले में क्या पूछ लिया, मैस पूछ लिया, तो फिर फार्मूले को मैं रीअरेंज करूंगा, मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर और मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो लिहाजा मैस मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 3 एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय इसका मोलर मास कितना है, इसका मोलर मास है 12। तो यहां पे मेरे पास एवोगैड्रोस नंबर से जो है वो कट आउट हो जाएगा, तो 3 12 आंसर विल बी अल्फा 36 ग्राम। तो बेटा ये किसके लिए आंसर आ गया, ये आंसर मेरे पास आ गया सेकंड वन के लिए। इसके बाद जनाब हम चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड नंबर पे क्या है, द वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर ऑफ 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ले जनाब अब फार्मूला जो है
हम एक और फॉर्म जो है उसके अंदर देखने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो है वो हम रेज कर देते हैं और फार्मूले को एक नई शक्ल के अंदर जो है वो देखते हैं। अच्छा जी, अब देखें आप, ये जनाब मेरे पास मास ओवर मोलर मास की रेशो है। अब मैं इसको कंपेयर कर लेता हूं वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम के साथ। तो बेटा मेरे पास कैलकुलेट क्या करना है, वॉल्यूम और क्या दिया हुआ है, मास। तो वॉल्यूम इधर ही रहेगा, तो मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई कर देगा किसके साथ, मोलर वॉल्यूम के साथ। अब जनाब मास कितना है, मास है जी मेरे पास 42 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है जनाब नाइट्रोजन का, मोलर मास होता है नाइट्रोजन का 28 मल्टीप्लाई बाय मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो मोलर वॉल्यूम आ जाता है वो आ जाता है 22.4। आप इसको राउंड ऑफ करके 22 भी कर सकते हैं क्योंकि आपने नियर अबाउट आंसर जो है वो कैलकुलेट करना है। तो लिहाजा 2842 ये जनाब आ जाएगा मेरे पास अराउंड 1.5। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 33 के करीब। तो आंसर आ जाएगा E 33.6 लीटर। इसके बाद जनाब आगे चलते हैं नंबर 4 पे। द मास ऑफ 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट STP। अब मुझे हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो है वो दे दिया गया है और कैलकुलेट क्या करना है, मैंने कैलकुलेट करना है मास। तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, अगेन ये वाला जो है वो फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। अब मुझे चाहिए मास, ठीक है, तो मास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो वॉल्यूम क्या है जनाब मेरे पास यहां पे, वॉल्यूम जो है जी मेरे पास यहां पे है 11.2 और मोलर वॉल्यूम कितना है जी, इट्स 22.4 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है, ये होता है मेरे पास 2। मोलर मास मेरे पास इसका कितना है, ये है 2। तो अब मुझे क्या करना है, तो 11.2 हाफ है 22.4 का, तो ये आ गया 0.5। तो 0.5 इंटू 2, तो आंसर बेटा क्या आ गया, आंसर आ गया मेरे पास 1 ग्राम। तो लिहाजा 1 ग्राम ढूंढे, ये आ गया जनाब मेरे पास डेल्टा। तो इसको मैं मार्क कर लेता हूं 4। अब बेटा आगे चलते हैं और नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 क्या है जी, द वॉल्यूम एट STP occupied by 2 एवोगैड्रोस मॉलिक्यूल्स ऑफ नियॉन इज। अब यहां पे वॉल्यूम की और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, इन दोनों की रेशो जो है वो आ गई है। अब हमने इस रेशो को जो है वो देखना है। तो अब कंपैरिजन किनका होने वाला है, अब कंपैरिजन होने वाला है वॉल्यूम का और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। कंपैरिजन करते हैं। तो अब जनाब आप देख सकते हैं कि ये कंपैरिजन है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। तो अब यहां पे हमने चूंकि वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको अरेंज कर लेता हूं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। अब बेटा मेरे पास यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कितने आ गए, 2 एवोगैड्रोस नंबर, जबकि एवोगैड्रोस नंबर पे इसको डिवाइड कर दिया और मोलर वॉल्यूम आ गया 22.4। तो एवोगैड्रोस नंबर से कैंसिल हो गया, तो ये जो है मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास जो है वो डबल हो जाएगा, तो इट विल बी F। तो ये मेरे पास आ गया बेटा नंबर 5 का आंसर। इसके बाद चलते हैं जनाब नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हमने बताने हैं, कैलकुलेट करने हैं इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज। अब मेरे पास इस फार्मूले में मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो बताने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब बेटा मेरे पास जो यहाँ पे वॉल्यूम है वो कितना है, वो है जी मेरे पास 11.2 और मोलर वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 22.4 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये इसका हाफ है, तो ये 0.5 हो जाएगा। तो 0.5 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.5 एवोगैड्रोस नंबर। तो बीटा जो है ये किसका आंसर हो गया, नंबर 6 का। अब मैंने अपने बच्चे को एक एक वेपन जो है वो दे दिया। अब एग्जाम में जाके ना ठाठा कर आना, कोई क्वेश्चन जो है ना तुम्हारा इस पोर्शन में से गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फौरी तौर पे जैसे टेस्ट ये लेक्चर खत्म होगा, आपने क्या करना है, आपने ऐप के अंदर जाना है और जाके जो है वो टेस्ट अटेम्प्ट करना है। बड़े मजे मजे के क्वेश्चन मैंने रखे हैं आपके लिए।
अब बेटा चलते हैं हम आगे, और नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है नंबर 2 पे मेरा इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक स्टिशोमेट्री। ओए ये क्या हुआ, हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री में बिरयानी कहां से आ गई यार। वैसे जन्म मैं बात बताऊं, जितना ये लंबा चौड़ा काम था और जिस तरह से हमने इसको सम किया है, ठीक है, आपके लिए एक पकी पकाई खीर बनाई है, अब इतना तो आपका राइट बनता ना कि आप मुझे बिरयानी खिलाओ। तो मुझे बताना मुझे आप कब बिरयानी खिला रहे हो, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। अच्छा बेटा आप ये बिरयानी देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हर चीज ना एक स्पेसिफिक रेशो के अंदर जो है वो डाली गई है। इसमें राइस भी है, इसमें चिकन भी है, इसमें जनाब ये आपको काजू भी नजर आ रहे हैं, ये टमाटो भी नजर आ रहा है, ठीक है, आपको इसके अंदर मिंट भी नजर आ रहा है, ठीक है, आपको इसके अंदर आलमंड भी नजर आ रहा है। हर चीज, ठीक है ना, हर इंग्रेडिएंट, हर एक चीज का स्पेसिफिक अमाउंट ऐड की गई है। अगर मैं कहूं कि स्टिशियोमेट्री वो चीज है जो आपके किचन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, तो बेटा बात गलत नहीं होगी। आपकी वालदा आपको कहती है चाय बनाई, आप जाके चाय बनाते हो, आप क्या करते हो, आपने 1 कप चाय बनानी है, आप 1 चम्मच जो है वो पत्ती का ऐड करते हो, ठीक है, 1 चम्मच चीनी का ऐड कर देते हो, ठीक है, एक कहले के छोटा बॉल जो है वो दूध का ऐड कर देते हो। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप इतनी अमाउंट क्यों ऐड करते हो? आप चीनी का 10 स्पून क्यों नहीं ऐड कर देते? आप पत्ती का पूरा डब्बा क्यों नहीं 1 कप के अंदर खाली कर देते? रीजन ये है कि आपके माइंड में उसकी कुकिंग को लेके एक स्टिशियोमेट्री है, और भाई इसी तरह की स्टिशियोमेट्री हमारे पास कहां पे होती है? केमिकल रिएक्शंस के अंदर। यही वो स्टिशियोमेट्री है जो किसके अंदर मौजूद होती है? केमिकल रिएक्शंस के अंदर। आपको क्या लगता है कि एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ एवी रिएक्ट कर जाता है? आपको कि जनाब मैंने एक रिएक्टेंट का 1 मोल लेना है, दूसरे रिएक्टेंट के 1000 मोल ले लेने, भाईजान ऐसे नहीं करना। हमेशा रिएक्टेंट जो है वो स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट के अंदर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अब जब भी स्टिशियोमेट्री ज़हन में आए तो ये बिरयानी को और चाय को याद कर लेना, इंशाल्लाह मेरा वादा कभी भूलेगी नहीं। अच्छा जनाब अब हम चलते हैं स्टिशियोमेट्री की तरफ, और उसको हम केमिस्ट्री की जुबान में जो है वो डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहली बात जो कि इंपॉर्टेंट है, स्टिशियोमेट्री है क्या? ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। किसके दरमियान? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान। किसमें? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप यानी कि ये बताएगी कि अगर इतने रिएक्टेंट हो तो प्रोडक्ट कितनी बनेगी। अब आपकी वालदा बिरयानी बनाती है, आपको कहती है बेटा जाओ बाजार से 1 kg राइस ले आओ, साथ 1 kg चिकन ले आओ। वो आपको ये क्यों नहीं कहती कि बेटा राइस जो है वो आप 100 ग्राम ले आओ और चिकन जो है वो 10 kg ले आओ? क्यों? ये एक स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट है, ठीक है, उसी स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट के थ्रू उन्होंने इसको प्रिपेयर करना है। उसमें तो वो प्लस माइनस कर सकती हैं, लेकिन केमिस्ट्री में प्लस माइनस पॉसिबल नहीं है। रिएक्टेंट्स ने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिएक्ट करना है। रिएक्टेंट बताएगा कितनी प्रोडक्ट बनी है, और इवन अगर आपके पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है तो उससे मेरे बच्चे आपको पता चल सकता है कि आपके पास कितने रिएक्टेंट्स के रिएक्शन से ये बनी है, ठीक है। तो यहां पे ये जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, इसके लिए 3 पैरामीटर्स हैं जिनको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। एक बेटा नंबर ऑफ मोल है, दूसरा बेटा मास इन ग्राम है, और तीसरा जो है वो वॉल्यूम है। अब यहां पे कुछ बातें याद रखिएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में, कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है, जो लिखी हुई इक्वेशन आपके पास पेज पे, इसके पैरेलल बहुत सारी लिमिटेशंस भी हो सकती हैं। जैसे कि एक केमिकल रिएक्शन होता ही नहीं, हम वो लिख देते हैं, वो थर्मोडायनामिकली पॉसिबल ही नहीं है, हमने लिख दिया। फिर केमिकल इक्वेशन हमें एग्जैक्ट नहीं बता रही कि रिएक्शन जो है वो किन कंडीशंस के अंदर हो रहा है, हमें इस चीज का कोई आइडिया नहीं हो रहा एक केमिकल इक्वेशन को देख के, ठीक है। तो इस तरह से बेटा केमिकल इक्वेशन के साथ एसोसिएटेड बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ जो पेज पे लिखी है बहुत सारी लिमिटेशन हो सकती हैं, जिनमें से 2 मेजर जो है मैंने आपको बता दी है। अगर इनके अलावा जो मेरे बच्चे को पता है वो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताओ, हम देखते हैं कि हमारे बच्चे को क्या क्या पता है। अब आगे चलते हैं और जनाब सेकेंड बात करते हैं, लॉस। स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते वक्त 2 लॉज को मजबूती से थाम लेना है। कौन सा? पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के बराबर होगा, रिएक्टेंट की अमाउंट हमेशा प्रोडक्ट की अमाउंट के बराबर होगी। नंबर 2 लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जब भी रिएक्टेंट रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, उन प्रोडक्ट के जो एटम्स हैं उनके दरमियान एक स्पेसिफिक रेशो होगी। इसके बाद जनाब हम चलते हैं नंबर 3 पे, और जो हमारा इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। पहले मैंने आपको वेपन दिए, मोल के, मास के, पार्टिकल के, वॉल्यूम के। अब मैं आपको वेपन देने जा रहा हूं
इसके बाद गारंटी देता हूं इन 9 में से कोई भी कैलकुलेशन आए मेरा बच्चा इंशाल्लाह हर कैलकुलेशन करेगा, गारंटी है इस चीज की, लेकिन साथ अटैच रहना है। सबसे पहला मोल टू मोल रेशियो, दूसरा मोल टू मैस, तीसरा मोल टू वॉल्यूम, चौथा मैस टू नंबर ऑफ मोल, पांचवा मैस टू मैस, छठा मैस टू वॉल्यूम, सातवां वॉल्यूम टू नंबर ऑफ मोल, आठवां वॉल्यूम टू मैस और बेटा नौवां वॉल्यूम टू वॉल्यूम। अगर इनमें से एक पैरामीटर रिएक्टेंट के लिए दिया है तो आप प्रोडक्ट के लिए मालूम कर सकते हो, अगर प्रोडक्ट के लिए दिया है तो रिएक्टेंट के लिए मालूम कर सकते हो, इवन 2 रिएक्टेंट्स के लिए भी आपस में मालूम कर सकते हो। ये 9 बातें आज सीख के जानी है जी बच्चे। अब देखें आप नंबर 1 पे मोल टू मोल रेशो क्वेश्चन रखता हूं आपके सामने। हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 7 मोल्स ऑफ अमोनिया। नीचे लिखी हुई है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये सबसे जरूरी चीज है कि आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन मौजूद हो। अगर मौजूद नहीं है तो रिएक्टेंट्स को माइंड में रखते हुए खुद से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनानी है। वो कैसे बनाएंगे? अगर तो दी है तो ओके, अगर नहीं दी तो आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस कर लेना है स्टिशोमेट्रिकली। अगला काम, जहां पे बच्चे ट्रैप होते हैं, मिस्टेक करते, क्वेश्चन गलत होता है, बच्चे आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते उनका नाउन क्या है और अननाउन क्या है, उनका नाउन क्या है और उनका अननाउन क्या है। मैं आपको कहूंगा कि इसके लिए ना आप अपने माइंड में एक चीज बना लो, दुनिया में जो सबसे ज्यादा चीज आपको अच्छी लगती है उसको आप नाउन रख लो, अपने माइंड में ना उसका नाम बना लो, वो जो भी है वो आपका नाउन है, और वो डाटा हमेशा एग्जामिनर ने दिया होगा। जैसे कि यहां पे 7 मोल दिए हैं अमोनिया के, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया नाउन, जो कि हमें पता है, ठीक है। सेकंड थिंग, वो चीज जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है वो वही होती है जो आपको पता नहीं होती, उसको आइडेंटिफाई कर लो कि अननाउन क्या है। तो यहां पे अननाउन क्या है, यहां पे अननाउन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहला काम आपने क्वेश्चन के अंदर यह कर लेना है, नाउन और अननाउन फाइंड आउट कर लेने हैं। अब अगला काम क्या करना है? अब अगला काम मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं जिससे आपका टाइम भी बचना है और नंबर ऑफ स्टेप भी बचने हैं। ये कर लिया। अब मैं एक तरफ जो है वो लिख लेता हूं नाउन और दूसरी तरफ मैं लिख लेता हूं अननाउन। तो मेरे पास नाउन क्या है? मेरे पास नाउन है अमोनिया जो कि प्रोडक्ट है। मेरे पास अननाउन क्या है? मेरे पास अननाउन है हाइड्रोजन जो कि क्या है, रिएक्टेंट है। ये कर लिया काम। अब इससे आगे क्या करेंगे? अब आपने कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए स्टिशोमेट्री का, सबसे पहले मोल टू मोल रेशो कंस्ट्रक्ट करनी है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अमोनिया के कितने मोल है? 2, हाइड्रोजन के कितने हैं? 3। इसके बाद वो रिलेशन जो उसने पूछा है वो अप्लाई करना है। यहां पे उसने मोल देके, चूंकि मोल पूछे हैं तो ये रिलेशन सेम रहेगा, वैसे ही आ जाएगा। अगर कुछ और पूछा होता तो डेफिनेटली मैं इसको कन्वर्ट करने वाली साइड पे जाता, वो आप आगे जाएंगे तो आपको भी समझ आ जाएगी इस बात की। तो ये 2 आ गया और ये आ गया 3। अब आगे आपने क्या करना है? आगे आपने अप्लाई करना है अपना डाटा। वो डाटा जो उसने आपको दिया वो क्या है? 7 मोल आपके पास नाउन के हैं और अननाउन को आप लेट कर लो x। अब अगला काम क्रिस क्रॉस, इन्हें क्रिस क्रॉस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो जनाब ये मेरे पास हो जाएगा 2x इंटू 7 इंटू 3, तो ये आ जाएगा जी 2x इज इक्वल टू 21। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी 10.5 मोल्स। कितने आराम से आपने इसको सॉल्व कर लिया। इससे पहले सोचो एफएससी में आप कितना औखा काम करते थे, आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते थे, एक एक को कंपेयर करते थे, फिर कहीं एंड पे जाके आंसर निकालते थे। तो यही वो बेसिक स्टेप्स हैं जो बेटा हर एक के अंदर अप्लाई होने हैं। तो वीडियो को पॉज करो और अभी इनको पेज पे इसको बगैर देखे सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन के अंदर इसका इमेज जो है वो मेरे साथ शेयर करो। अच्छा भाई आगे चलते हैं नंबर 2 पे, एक स्टेप ऊपर चले गए हम, नंबर ऑफ मोल टू मैस की तरफ अब हम जा रहे हैं। हमने क्या करना है? अब हमने जनाब व्हाट मैस ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड, तो ये मेरा क्या हो गया? ये हो गया मेरा अननाउन फ्रॉम रिएक्शन ऑफ 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पे मेरा नाउन क्या हो गया? नाउन मेरा हो गया हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल देके मैस पूछा है तो रिलेशनशिप कौन सा है? मैस टू मोल।
तो लिहाजा मैं एक तरफ लिख लेता हूं नाउन, दूसरी तरफ लिख लेता हूं अननाउन। अब नाउन क्या मेरे पास, नाउन जनाब मेरे पास है हाइड्रोजन, और अननाउन क्या है, अननाउन बेटा मेरे पास है अमोनिया। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन के 3 मोल है, मैं 3 मोल लिख देता हूं। अमोनिया के 2 मोल है, मैं 2 मोल लिख देता हूं। और यहां पे मेरे पास जो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था, जो सबके अंदर करना ही करना है, मोल टू मोल रेशो कंस्ट्रक्ट कर लेनी है आपने, ये कर ली। अब आपने अप्लाई करना है अपना डाटा। डाटा क्या है, डाटा है नंबर ऑफ मोल टू मैस रेशो के अकॉर्डिंग। इसका मतलब जो ये वाली साइड है, ये तो पहले ही मोल है कि वैसे ही आ जाएगी, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मैस में। तो मोल को मैस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मोल को मैस में कन्वर्ट करने के लिए हम मोल को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, मोलर मैस से। तो लिहाजा अमोनिया के मोल 2 है, इसका मोलर मैस कितना आ जाएगा, इसका मोलर मास आ जाएगा 17 ग्राम पर मोल। ले अब जो रिलेशनशिप उसने दिया हुआ था आपने वो बना लिया, बन गया। अब अगला काम है आपका समझदारी के साथ अपना डाटा अप्लाई कर देना। वो डाटा कैसे आप अप्लाई करोगे, हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, 10 दिए हुए हैं, जबकि अमोनिया का जो है आपने मैस वॉल्यूम करना है, उसको मैं लेट कर लेता हूं x। नाउ क्रिस क्रॉस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ये बेटा आ गया मेरे पास 3x, ठीक है, इंटू 2 इंटू 10 इंटू 17। इज दैट क्लियर। अब बेटा इसको जो है वो मैं सिंप्लीफाई जो है वो कर लेता हूं, तो इट कम्स आउट टू बी 3x। तो ये जो है मेरे पास हो जाएगा 170, 170 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा बेटा 340 के करीब। तो इस तरफ भी 3 पे डिवाइड कर देते हैं, इस तरफ भी 3 पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। इधर आ जाएगा मेरे पास 3 1 जा 3, उसके बाद फिर जो है वो 3 1 जा 3, फिर बेटा आ जाएगा मेरे पास 3 3 जा 9, और आगे पॉइंट में समथिंग कुछ भी इसका आंसर आ जाएगा ग्राम में। आपने नियर अबाउट आंसर जो है वो उसकी तरफ जाना है। तो इसको भी कमेंट सेक्शन के अंदर अभी जो है वो सॉल्व करके मुझे शेयर करें। इसके बाद जनाब चलते हैं नंबर 3 की तरफ, जिसमें नंबर ऑफ मोल टू वॉल्यूम रेशो जो है वो हमें पूछी गई है। हाउ मच वॉल्यूम, अब देख लें वॉल्यूम पूछ लिया उसने किसका, हाइड्रोजन का, तो ये अननाउन है, इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 5 मोल्स ऑफ अमोनिया। इसके मोल दे दिए, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा नाउन। ओके, तो अब नंबर ऑफ मोल देके क्या पूछा गया, वॉल्यूम पूछा गया। कौन सी रिलेशनशिप बनेगी, नंबर ऑफ मोल टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो देखते हैं बेटा इसको, मेरे पास आ गया नाउन, मेरे पास आ गया अननाउन। तो बेटा मेरे पास यहां पे नाउन क्या है, नाउन जनाब यहां पे मेरे पास है अमोनिया, और अननाउन यहां पे मेरे पास क्या है, अननाउन जनाब मेरे पास है हाइड्रोजन। क्लियर। अब पहले नंबर पे मोल टू मोल रेशो, तो अमोनिया के मेरे पास है 2 मोल, जबकि हाइड्रोजन के मेरे पास है 3 मोल। अब अगला काम, मोल टू वॉल्यूम रेशो बना लें। अमोनिया के मोल वैसे ही आ जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी मोल है। हाइड्रोजन के मोल से उसका वॉल्यूम बनाना है, और कंडीशन क्या है, कंडीशन है एसटीपी। कंडीशन क्या है जी, कंडीशन है एसटीपी। तो लिहाजा मैंने पीछे डिस्कस किया कि वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दो, मोलर वॉल्यूम से। नंबर ऑफ मोल को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। अगर बेटा वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। अब बेटा यहां पे तवज्जो दे, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल आ गया 3 और मोलर वॉल्यूम आ गया 22.4 के करीब। आप इसकी वैल्यू चूंकि नियर अबाउट आंसर कैलकुलेट करना है, आप 22 भी रख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा जी, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो अपॉन कन्वर्जन जो है ये हमारे पास आ गया 3 इंटू 10 रेज़ दी पावर इंटू 22.4। अब हम अप्लाई करेंगे अपना डाटा। डाटा क्या है जनाब, डाटा में अमोनिया जो है इसके दिए हैं 5 मोल्स, और इसको हम लेट कर लेते हैं x। तो नाउ क्रिस क्रॉस, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो जनाब ये मेरे पास हो गया 2x इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या आ गया 5 इंटू 3 इंटू 22.4। तो जनाब इसको मैं डिवाइड कर देता हूं इधर, तो ये मेरे पास आ जाएगा तकरीबन 11.2 आ जाएगा। ठीक है, 11.2 को मल्टीप्लाई कर ले आप 5 के साथ, तकरीबन
ये आपके पास 56 आ जाएगा। 56 को 3 से जो है वो आप मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पे जो 56 है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगा। 3 6 18 आ जाएगा और 3 5 15 और 168 के करीब इसका आंसर आ जाएगा इन डेसीमीटर क्यूब। तो 168 डेसीमीटर क्यूब जो है आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से बेटा आप स्टिशोमेट्रिक अमाउंट जो है उसको इस्तेमाल करते हुए ये कैलकुलेशन जो है ये क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा बेटा मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है, जल्दी से जो मैंने पीछे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं उन क्वेश्चंस को रिवाइज करते हुए इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। क्वेश्चन क्या है जी? कैलकुलेट mass of potassium sulfate produced when 2 moles of potassium hydroxide are reacted with excess of sulfuric acid। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है इसकी आपको ऑलरेडी जो है वो दी हुई है। तो इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूटिलाइज करते हुए आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब यहां पे आपने मैस जो है वो कैलकुलेट करना है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अननाउन। और आपको दिया क्या हुआ है? नंबर ऑफ मोल्स, जो कि आपके क्या है? नाउन है। इसका मतलब ये कौन सा रिलेशनशिप है? यहां पे नंबर ऑफ मोल्स देके आपसे क्या पूछा जा रहा है? मैस पूछा जा रहा है। तो जल्दी से इसका सॉल्यूशन जो है वो पेज पे करें और करके कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे पूरा सॉल्यूशन जो है इसका शेयर करें। चले आपके लिए मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं। अब तो मेरे पास जो है एक तरफ मैं लिख लेता हूं नाउन और दूसरी तरफ जो है वो मैं लिख लेता हूं अननाउन। यहां पे बेटे मेरे पास नाउन क्या है? यहां पे जनाब मेरे पास जो नाउन है वो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और अननाउन क्या है? अननाउन जनाब मेरे पास है पोटाशियम सल्फेट। सबसे पहले मोल टू मोल रेशो कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स हैं, जबकि पोटाशियम सल्फेट का 1 मोल है। जबकि पोटाशियम सल्फेट का 1 मोल है हमारे पास। नाउ अब अगला काम क्या करना है? अगला काम जनाब हमने ये करना है कि हमने यहां पे नंबर ऑफ मोल टू मैस रेशो जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है। तो इसके तो नंबर ऑफ मोल है वैसे ही आ जाएंगे, इसको मैस में कन्वर्ट करने के लिए पोटेशियम सल्फेट के मोलर मैस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 174। अगला काम, अब आपका डाटा जो गिवन डाटा वो अप्लाई करेंगे। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बेटा 2 मोल्स दिए, जबकि पोटेशियम सल्फेट को हम लेट कर लेंगे x। नाउ क्रिस क्रॉस, तो ये बेटा आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू 174। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x का आंसर क्या आ जाएगा? 174 ग्राम। जी जी बेटा आपका सोल्यूशन मैंने देखा, बिल्कुल ठीक है, आपने सोल्यूशन किया। अपने लिए जो है वो क्लैप करिएगा। बेटे नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है मैस टू नंबर ऑफ मोल। अब यहां पे हमें मैस देके नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का कहा जाएगा। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड। अब वाटर के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं, लिहाजा ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया अननाउन। जबकि हमें दिया क्या गया है? हमें दिया गया है हाइड्रोजन, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन। तो ये हमारा क्या आ गया? ये आ गया हमारा नाउन। तो हम क्या करेंगे जनाब, एक तरफ जो है वो हम लिख लेते हैं नाउन को लेफ्ट साइड पे और अननाउन को राइट साइड पे। तो एक तरफ आपका फेवरेट आ गया और दूसरी तरफ आपका फियर आ गया। तो नाउन जो है वो मेरे पास हाइड्रोजन है और अननाउन जो है वो मेरे पास वाटर है। तो मैं मोल टू मोल रेशो पहले कंस्ट्रक्ट करता हूं। तो मेरे पास हाइड्रोजन के मोल है 2, जबकि वाटर के मोल्स भी मेरे पास 2 हैं। तो 2:2। नाउ जनाब अगला काम क्या करना है? मैस टू मोल रेशो बना लेनी है। वो आप कैसे बनाएंगे? अब हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल है, इसको मैस में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको मैस में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको इसके मोलर मास यानी कि 2 ग्राम पर मोल के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। और जबकि अननाउन जो है उसके चूंकि मोल ही कैलकुलेट करने तो वो वैसे ही आ जाएंगे 2। अब अगला काम जो है वो आपका डाटा अप्लाई करना है आपने। तो डाटा में ये जो है इसका कितना मैस दिया? इसका मैस दिया गया है 2 और इसको हम लेट कर लेते हैं x। तो आप क्या करेंगे? अब जनाब हम इसको क्रिस क्रॉस करेंगे। तो ये जनाब मेरे पास आ गया 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2 2 4, जबकि जो है x क्या आ जाएगा? x मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू
2 इंटू एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 1 मोल। इसका मतलब अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक मैं हाइड्रोजन के 2 ग्राम इस्तेमाल करता हूं तो वाटर के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, वाटर का ओनली 1 मोल जो है वो प्रोड्यूस होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है जी नंबर 5 पे, मैस टू मैस रेशियो, हाउ मच मैस ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड, तो हाइड्रोजन का मैस मालूम करना है अब हमने, टू फॉर्म 45 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर का जो है वो मैस हमें दे दिया गया है, लिहाजा ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया नाउन अपॉन रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो मैं एक तरफ नाउन लिख लेता हूं, दूसरी तरफ अननाउन लिख लेता हूं। तो नाउन क्या है जी, नाउन अब की बार मेरे पास है वाटर, और जो अननाउन है वो मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो पहला काम मोल टू मोल रेशो, तो मेरे पास वाटर के कितने मोल है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 2, हाइड्रोजन के कितने मोल है, हाइड्रोजन के भी 2 है। अगला काम डेटा के मुताबिक दोनों का मैस टू मैस रेशो जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो वाटर का मैस बनाने के लिए इसके मोल को मैं इसके मोलर मास यानी 18 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल को इसके मोलर मास यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब अगला काम जो है जी वो मेरे पास क्या है, मेरा डेटा अप्लाई करना। अब डेटा में मुझे जो वाटर के ग्राम्स दिए हुए हैं वो कितने हैं, वो जी मेरे पास हैं 45 ग्राम, जबकि हाइड्रोजन को मैं लेट कर लेता हूं एक्स। नाउ क्रिस क्रॉस, अब क्रिस क्रॉस मेथड के थ्रू हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा जनाब x इंटू 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 45 आ जाएगा। तो नाउ जी ये जो 2 है ये इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो ये जी 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, और जनाब इधर 9 1 जा 9, ठीक है, एंड 9 5 जा 45। तो जनाब मेरे पास यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो किसके राउंड अबाउट आ जाएगी, वो आ जाएगी 5 ग्राम के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब 5 ग्राम जो है इसका यूटिलाइज करके अप टू 45 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके बाद जनाब चलते हैं हम नंबर 6 की तरफ। तो नंबर 6 में मेरे पास है मैस टू वॉल्यूम, तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, जो कि बेटा मेरा क्या है, अननाउन, रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस वाटर। तो ये मेरा क्या आ गया, ये नाउन आ गया एट एसटीपी। अब मैस देके स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर पे वॉल्यूम पूछा हुआ है, तो फिर लिखेंगे जनाब नाउन और अननाउन। तो पहले नंबर पे रेशो कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो मेरे पास नाउन है वो क्या है, नाउन मेरे पास है हाइड्रोजन, अननाउन जो है वो मेरे पास ऑक्सीजन है। तो यहां पे मैंने पहले मोल टू मोल रेशो कंस्ट्रक्ट करनी है। तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल कितने हैं 2, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1। अगला काम मैस टू वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। अब मैस टू वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन का अगर मैस बनाना है तो इसके नंबर ऑफ मोल को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑक्सीजन का चूंकि वॉल्यूम बना रहे हैं हमने, तो ऑक्सीजन जो है इसके मोल को हम मोलर वॉल्यूम यानी कि 22.4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगला काम जो हमें डाटा दिया हुआ वो अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डाटा हाइड्रोजन का मास 12 है, इसका वॉल्यूम मालूम करना है जिसको लेट कर लेते हैं x। नाउ बेटा क्रिस क्रॉस, तो जनाब ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 1 इंटू 22.4। ओके, तो जनाब ये हमारे पास 2 1 जा 2 2 6 जा 12 आ जाएगा, और फिर जनाब 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 आ जाएगा। तो ये जो है ये अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम जो है वो आपके पास हो जाएगा। तो ये राउंड अबाउट एक्स की वैल्यू आपके पास कोई 67 डेसीमीटर क्यूब प्लस के इक्वल जो है वो आ जाएगी। आपने आंसर एस्टिमेट करना होता है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती, इसलिए जहां आपकी एस्टिमेशन मुकम्मल हो जाए वहां पे आप आंसर जो है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। अच्छा बेटा, अब आपके लिए कि क्या आपको ये तीनों मेथड समझ आ गए हैं, मैंने फिर आपके लिए क्वेश्चन प्लेस किया, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व करके इसका सोल्यूशन जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करो, और फिर वापस आओ और इसका सोल्यूशन देखो। तो क्वेश्चन है जी मैस ऑफ नाइट्रोजन, ये जनाब हमने मालूम करना है, ये हमारा आ गया अननोन, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया व्हेन नाइट्रोजन इज मेड टू कंबाइन विद सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो हमें दे दी गई है यहाँ पे। तो अब हमारे पास जो नाउन है वो वॉल्यूम है,
किसका? अमोनिया का। तो एक तरफ मैं लिख लेता हूं नाउन को और दूसरी तरफ जो है वो मैं लिख लेता हूं अननाउन को। तो नाउन क्या है जी मेरे पास? नाउन जो है वो मेरे पास है अमोनिया और अननाउन जो है वो मेरे पास क्या है? नाइट्रोजन। पहले नंबर पे मोल टू मोल रेशो। तो अमोनिया के कितने मोल्स हैं? 2 और बेटा नाइट्रोजन के कितने मोल हैं? 1। अब अगला काम, ये कौन सी रेशो बनती है? वॉल्यूम देके उसने मैस कैलकुलेट करने का कहा है, तो लिहाजा ये कौन सी रेशो हो गई? वॉल्यूम टू मैस। वॉल्यूम टू मैस, ये कौन सी रेशो हो गई? वॉल्यूम टू मैस। लिहाजा मैं इसको कन्वर्ट करता हूं वॉल्यूम टू मैस रेशो के अंदर। तो वॉल्यूम टू मैस रेशो के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैं जो ये वाली साइड है इसको वॉल्यूम में चेंज कर देता हूं। तो 2 इंटू 22.414 इस तरफ आ जाएगा, जबकि इसको मैस में चेंज करना है तो बेटा ये आ जाएगा 1 इंटू नाइट्रोजन का मोलर मास 28। अब अगला काम क्या करना? अगला काम, अब जो हमें उसने डाटा दिया हुआ, तो डाटा क्या है जी? डाटा में वॉल्यूम है अमोनिया का 22.414, ठीक है 22.4, और जनाब इस तरफ हमारे पास आ जाएगा x जो कि हमने मालूम करना है। ये हमारा आ गया डाटा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 इंटू 22.4 इंटू x इज इक्वल टू 1 इंटू 28 इंटू 22.414। तो ये तो बेटा सीधा सीधा जो है यहां से कैंसिल हो गया, जबकि 2 1 2 और यहां पे 2 14 आ जाएगा हमारे पास 28। तो लिहाजा x का जो आंसर है वो मेरे पास कितना आ जाएगा? x का आंसर आ जाएगा मेरे पास 14 ग्राम। अब 14 ग्राम यहां पे है बिल्कुल जी, तो बीटा जो है ये हमारा क्या आ गया? ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर जी। आपकी कैलकुलेशन भी बिल्कुल ठीक है, अपने लिए काइंडली क्लैप करिएगा, मजा आ गया। बेटा नंबर 6 पे हमारे पास आ जाता है जी, बेटा नंबर 6 पे हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम टू नंबर ऑफ मोल्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा क्या आ गया? ये आ गया हमारा नाउन। कॉरेस्पॉन्ड टू हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया अननाउन। फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन, तो यहां पे हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो दे दी गई है। इसके अकॉर्डिंग अब हम लिख लेते हैं हमारा नाउन और अननाउन। तो पहले नंबर पे जनाब हमारा नाउन जो है वो क्या है? नाउन है जनाब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और अननाउन जो है वो यहाँ पे क्या है? अननाउन है हमारा ऑक्सीजन। मोल टू मोल रेशो कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो मोल टू मोल रेशो के अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल हैं? 1 मोल है। सिमिलरली ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल 2 है। नाउ अब डाटा अप्लाई करना है वॉल्यूम टू नंबर ऑफ मोल, तो लिहाजा मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बनाना है, तो उसके लिए मैं इसको मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि 22.4 से, जबकि ऑक्सीजन के चूंकि मोल है ये वैसे ही आ जाएंगे। अब मेरा डाटा अप्लाई होगा, तो अकॉर्डिंग टू डाटा कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम दिया है वो है 44.8, जबकि ऑक्सीजन के मोल आगे एक्स ऐड कर लिया हमने, तो लिहाजा इनको अब आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इंटू 22.4 इज इक्वल टू 2 इंटू 44.8। तो बेटा 22.4 को इधर डिवाइड करेंगे तो ये 2 जा 44.8 आ जाएगा, तो 2 2 जा, तो x की वैल्यू जो बेटा आपके पास कितनी आ गई? x की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई 4। नाउ जी ये आपके पास आंसर आ गया 4 मोल्स। तो आपने वॉल्यूम को यूटिलाइज करते हुए क्या कैलकुलेट कर लिए? नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नंबर 7। तो नंबर 7 पे हमारे पास है वॉल्यूम टू मैस रेशो। तो वॉल्यूम टू मैस रेशो में अब हमें वॉल्यूम जो है वो दिया है, मैस कैलकुलेट करना है। इफ 22.4 लीटर ऑफ मीथेन, ये हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया नाउन। बर्न्स कंप्लीटली एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, व्हाट मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मैस मालूम करना है, लिहाजा ये हमारे पास क्या आ गया? ये अननाउन आ गया, इज प्रोड्यूस्ड। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन अब हम चलते हैं, तो पहले हम लिख लेते हैं नाउन और दूसरी तरफ अननाउन। तो मेरे पास जो नाउन है वो क्या है? वो है जी मीथेन, और जो अननाउन है वो क्या है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। पहले मोल टू मोल रेशो कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1। कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल कितने हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के भी नंबर ऑफ मोल 1 है। अब डाटा क्या है जी? वॉल्यूम टू मैस। तो मुझे मीथेन का क्या बना लेना? वॉल्यूम बना लेना है, तो उसके लिए मैं इसको 22.4 मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का मास बनाने के लिए इसे कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मास 44 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
अब मीथेन का कितना वॉल्यूम दिया है, ये दिया है 22.4 लीटर या डेसीमीटर क्यूब, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के मास को लेट कर लेते हैं x। तो ये बेटा हमारा आ गया डाटा। तो नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो जनाब अब हमारे पास आ गया x इंटू 22.414 इज इक्वल टू, तो 22.4 या 414 कर ले मल्टीप्लाई बाय 44। तो ये बेटा इससे जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिहाजा x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 44 ग्राम। इसका मतलब अगर इतना वॉल्यूम जो है वो बर्न करे तो उसकी कंप्लीट कंबशन के लिए, कंबशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड का मास प्रोड्यूस होगा वो 44 ग्राम होगा। इसके बाद आ जाता है जी हमारी आखिरी रिलेशनशिप जो है वो हमारा क्या है, वो है वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जनाब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली बर्न 11.2 लीटर ऑफ मीथेन। तो यहां पे अब ऑक्सीजन का वॉल्यूम जो है ये मालूम करना है, ये अननाउन आ गया, जबकि मीथेन का जो वॉल्यूम है वो दिया हुआ है, ये हमारा नाउन आ जाएगा। तो मैं नाउन लिख लेता हूं और अननाउन लिख लेता हूं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है कंपेयर करना है सबसे पहले इनको आपस में। तो नाउन जो है वो मेरे पास क्या है, नाउन जो है जी मेरे पास मीथेन है, अननाउन जो है वो मेरे पास ऑक्सीजन है। तो मोल टू मोल रेशियो जो है वो मैं कंस्ट्रक्ट करता हूं। तो मीथेन के कितने मोल है, मीथेन का 1 मोल है। ऑक्सीजन के कितने मोल है, ऑक्सीजन के 2 मोल है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नाउ बेटा नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब डाटा अप्लाई करेंगे वॉल्यूम टू वॉल्यूम रेशियो। तो मीथेन का वॉल्यूम बनाने के लिए इसके मोल को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली ऑक्सीजन का वॉल्यूम बनाने के लिए इसके मोल को भी मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद अगला काम, अब हमने अपना डाटा अप्लाई करना है। तो डाटा में जो थिंग्स हमें दी हुई है वो कौन सी है, तो डाटा में जनाब हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है वॉल्यूम किसका, मीथेन का। कितना है जी, इट्स 11.2 लीटर, जबकि इसको मैं लेट कर लेता हूं x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बेटा x इंटू 22.4 इज इक्वल टू 2 इंटू 22.4 मल्टीप्लाई बाय 11.2। तो बेटा ये 24.2 से कैंसिल आउट हो गया, इसको डबल करेंगे तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने 11.2 लीटर मीथेन की कंबशन करनी है तो हमें 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्या होंगे, वो रिक्वायर्ड होंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा बेटा आप जल्दी से ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, इसको सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में इसका सॉल्यूशन मेरे साथ शेयर करो। क्वेश्चन है जी 3 डेसीमीटर क्यूब ऑफ प्रोपेन ऑन कंप्लीट कंबशन यील्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज। अब एक चीज तो क्लियर कट है कि प्रोपेन का उसने वॉल्यूम हमें दे दिया है जो कि हमारा क्या बन गया, नाउन। अब यील्ड भाई किस चीज की यील्ड हमें बताओ तो सही। तुमने नंबर ऑफ मोल पूछे हैं, तुमने मास पूछा है या तुमने वॉल्यूम पूछा है? तो जिगर 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 डाटा तो देख लो, उसने डेसीमीटर क्यूब में आंसर दिया है, यानी कि वो क्या पूछ रहा है, वो वॉल्यूम पूछ रहा है। इट मीन ये क्या आ गया, ये आ गया वॉल्यूम टू वॉल्यूम रेशियो। अब अगली बात, यहां पे उसने बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं दी, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप खुद से कंस्ट्रक्ट करोगे। वो कैसे? मेरे पास है प्रोपेन C3H8, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ऑक्सीजन के 5 मोल होंगे, प्रोपेन में 3 कार्बन है तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएंगे और जितने हाइड्रोजन है उसके हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो अब मैं लिख लेता हूं एक तरफ मेरा नाउन और दूसरी तरफ अननाउन। अब यहां पे मेरा नाउन क्या है, नाउन यहां पे मेरा है प्रोपेन, तो इधर मैं मेंशन कर देता हूं प्रोपेन को। और बेटा अननाउन क्या है, अननाउन यहां पे मेरा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो नंबर ऑफ मोल टू नंबर ऑफ मोल रेशियो पहले मैंने ये कंस्ट्रक्ट करनी है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में प्रोपेन का 1 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोल्स दे रहा है, तो यहां पे मैं पहले नंबर पे इसको रेशियो में कन्वर्ट करूंगा वॉल्यूम टू वॉल्यूम में अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं मोलर वॉल्यूम से 22.4 से,
और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल को भी 22.4 से दोनों वॉल्यूम के अंदर चेंज हो गए। अब मैंने अप्लाई करना है मेरे वाला डाटा, तो अकॉर्डिंग टू माय डाटा ये जनाब इसका जो वॉल्यूम है वो 3 डेसीमीटर क्यूब है और इसका मालूम करना है, लेट कर लेते हैं x। तो x इज इक्वल टू 22.4 इज इक्वल टू 3 इंटू 22.4। बेटा ये इससे कैंसिल हो गया, तो मेरे पास 3 3 9 डेसीमीटर क्यूब आंसर आ गया। अब यहां पे एक और हुक थी, वो हुक क्या थी जिसको आपने नोटिस नहीं किया, आंसर डेसीमीटर क्यूब में थे, इसलिए मैंने कन्वर्जन करते वक्त मोलर वॉल्यूम की वैल्यू भी डेसीमीटर क्यूब के अंदर ली। तो बेटा यहां पे जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया चार्ली, 9 डेसीमीटर क्यूब। तुम्हारा जवाब बिल्कुल ठीक है। तो लिहाजा अब मैंने अपने बच्चे को स्टिशियोमेट्री के भी सारे वेपन जो है वो दे दिए हैं, अब एग्जाम के अंदर जाके ना नेरी पा देनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट नंबर 3 पे। लिमिटिंग रिएक्टेंट आए, ये क्या लगता है बर्गर याद आ गया आप लोगों को, बर्गर याद आ गया। मैं बर्गर की बात कर रहा हूं, बर्गर की बात हो रही, बर्गर की। अच्छा मुझे बताओ ये जो बर्गर है ये किस किस को पसंद है, कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से बताओ, जल्दी से। अच्छा अब अगर आपको पसंद है तो कभी इसको बनते देखा या कभी बनाया, ये बेसिकली एक पैटी बर्गर है। इसमें अगर आप देख सकते हो तो ये 1 और 2 ये क्या है, ये स्लाइसेस है ब्रेड के, ठीक है, ये बर्गर बन है, बर्गर ब्रेड है। जबकि इसके सेंटर में ये क्या लगा हुआ है, इसके सेंटर में ये जो है ये पैटी लगी हुई है, शामी लगी हुई है, व्हाट्सएवर जो भी कह लें आप इसको, ठीक है, चिकन पीस कह लें। अब इसका मतलब ये है कि इसको जब आप बनाते हो तो आप 2 बन या 2 ब्रेड इस्तेमाल करते हो और 1 पीस आप जो है वो पैटी का इस्तेमाल करते हो, यानी इसमें जो रेशो है वो 2:1 है, यानी इनकी जो स्टिशियोमेट्रिक रेशो है वो 2:1 है। अब मैं तुम्हें कहता हूं कि किचन में जाओ और जाके देखोगे तुम्हारे पास किचन में टोटल नंबर ऑफ ब्रेड जो है वो 4 है, जबकि तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ पैटीज जो है वो 3 है। मुझे बताओ तुम कितने बर्गर बना लोगे? तो तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एक बर्गर बनाने के लिए तुम्हें 2 बन या 2 ब्रेड चाहिए और 1 पैटी चाहिए। तो लिहाजा चूंकि बर्गर जो है बनाने के लिए पैटीज 1 चाहिए थी और बन जो है या ब्रेड जो है वो 2 चाहिए थे, तो टोटल तुम 2 बना सकोगे। उसके बाद क्या होगा, तुम्हारी ब्रेड वैनिश हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी 1 पैटी जो है वो बच गई। अब ब्रेड वैनिश हो गई, वो खत्म हो गई क्योंकि वो लिमिटेड अमाउंट के अंदर थी, और जो जनाब पीछे बच गया है वो नॉन लिमिटिंग है। तो इस तरह से लिमिटिंग को अपने माइंड के अंदर बैठा लो, उसको नहीं भूलना। मार्केट जाते हो मम्मा के साथ शॉपिंग करने, क्या होता है, मम्मा बजट लेके गई 20,000 का 30,000 का, तुम मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मैंने ये भी लेना, मैंने वो भी लेना। मार्केट में चीज खत्म नहीं होती, बाजार में चीजें खत्म नहीं होती, लेकिन आपका बजट खत्म हो जाता है। क्यों भाई? वो लिमिटेड है, चीजें तो अनलिमिटेड है। एक क्वेश्चन रखता हूं आपके सामने जिससे आपको मजीद क्लैरिटी होगी। क्वेश्चन क्या? इन द कंबशन ऑफ फ्यूल द एक्सेस रिएक्टेंट इज ऑलवेज। आप बाइक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, उसमें फ्यूल भी ऐड करते हो, तो मुझे बताओगे कि वहां पे एक्सेस रिएक्टेंट जो है वो क्या होता है? जाहिर सी बात है, इंटरनल कंबशन इंजन में कंबशन होती है फ्यूल की, किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। कभी ऐसा हुआ कि फ्यूल आपका खत्म हो गया हो, बाइक को धक्का लगा के ले जाना पड़ा हो पेट्रोल स्टेशन पे? क्यों? क्योंकि फ्यूल जो है वो लिमिटेड है, लेकिन एयर में मौजूद जो ऑक्सीजन है वो क्या है? अनलिमिटेड है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या वाटर वेपर? तो द करेक्ट आंसर इज चार्ली, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक्सेसिव रिएक्टेंट है। और अगर मैं आपसे पूछ लेता लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में, तो बेटे आपका आंसर क्या होना चाहिए था? आपका आंसर होना चाहिए था अल्फा। तो बेटा ये क्वेश्चन आपसे 2 तरह से पूछा जा सकता है। अब हम लिमिटिंग रिएक्टेंट से रेलेवेंट टोटल डिस्कशंस की तरफ चलते हैं। तो आज जनाब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट? तो सबसे पहली थिंग, ये एक ऐसा रिएक्टेंट है दैट कंज्यूम्स अर्लियर, जो क्या करता है? जल्दी खत्म हो जाता है, पहले खत्म हो जाता है। दूसरा रिएक्टेंट पड़ा रहता है, ये खत्म हो जाता है। सेकंड, प्रोड्यूसेस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट,
सेकंड नंबर पे ये प्रोडक्ट की कम मिकदार देता है। भाई जब ये पहले खत्म हो गया तो जितना ये था इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगी। अब जब यही नहीं रहा तो मजीद प्रोडक्ट कैसे बन सकती है। थर्ड पॉइंट, ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को। ये क्या करता है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है, यानी जितनी प्रोडक्ट बननी है वो इसी पे बेस्ड बनेगी। ये थे बेटा इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक। तो ये है हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट। सेकंड थिंग, ये कब अप्लाई नहीं होता, इसको हम कब अप्लाई नहीं कर सकते? दो कंडीशन में ये अप्लाई नहीं होता। पहली कंडीशन, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है, वो तो कभी मुकम्मल ही नहीं होगा, उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते रहेंगे, जिसकी वजह से वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। लिहाजा ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ऐसा रिएक्शन, इसमें कंसेप्ट ही नहीं अप्लाई होना लिमिटिंग रिएक्टेंट का, ये रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा। सेकंड थिंग, जब रिएक्टेंट्स की स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट्स इस्तेमाल की जाए। स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट का क्या मतलब है? अब हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करके 2 मोल वाटर बनाते हैं। इस वक्त दोनों की अमाउंट स्टिशियोमेट्रिक है, एग्जैक्ट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके जो है वो प्रोडक्ट बना रही है, दोनों में से कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं। तो ये दो कंडीशन। इसके बाद बेटा थर्ड नंबर पे हम देखते हैं कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो ये बात मैं करूंगा अकॉर्डिंग टू बुक। इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, इसकी आगे जाके ट्रिक भी डिस्कस होने वाली है। तो अकॉर्डिंग टू बुक द वेरी फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, फ्रॉम गिवन अमाउंट। जो अमाउंट आपको दी होगी उससे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल मालूम करोगे। नंबर 2, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मालूम करोगे। नंबर 3, आइडेंटिफाई करोगे कि किस रिएक्टेंट ने लेस नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं प्रोडक्ट के। बारी बारी दोनों रिएक्टेंट्स को कंपेयर करोगे प्रोडक्ट के साथ, और जो कम नंबर ऑफ मोल देगा उसको आइडेंटिफाई करोगे। अब ये 3 स्टेप मैंने आपको स्पेशली क्यों बताए? ये जनाब मैंने स्पेशली आपको इसलिए बताए क्योंकि एग्जामिनर पूछता है वो 3 स्टेप बताओ, तो वो ये 3 स्टेप है। अगर पूछे तो इन 3 स्टेप्स के अलावा और कोई स्टेप नहीं है। अब आखिरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है? सम टाइम एग्जामिनर पूछ लेता है कि बताओ जो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कितना एक्सेस में है, उसकी कितनी मिकदार ज्यादा है, वो तुम कैसे बताओगे? तो उसके लिए ये नोट कर लो, फॉर एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कंपेयर करना है पहले नंबर पे लिमिटिंग रिएक्टेंट को विद नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट या एक्सेस रिएक्टेंट। इससे तुम्हें क्या पता चलेगा? इससे तुम्हें पता चलेगा कि जो तुम्हारा एक्सेस रिएक्टेंट है वो एक्चुअली में कितना रिएक्ट कर रहा है, उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं। जब तुम्हें यह पता चल जाए तो जो तुम्हें दी हुई अमाउंट होती है उसमें से तुमने जो तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स एक्सेस रिएक्टेंट के रिएक्ट करते हैं उसको सबट्रैक्ट कर देना होता है। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा एक्सेसिव रिएक्टेंट जो है वो कितना है, कितना रिएक्टेंट जो है वो बच गया है जिसने केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। चलो अब आगे चलते हैं और तुम्हारे सामने क्वेश्चन रखते हैं, देखते हैं तुमने यहां से क्या सीखा। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लिमिटिंग रिएक्टेंट? अल्फा को देखते हैं, कंज्यूम अर्लियर, बिल्कुल सही कह रहा है। कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, बिल्कुल सही कह रहा है। प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, बिल्कुल सही कह रहा है। डज नॉट अफेक्ट परसेंटेज यील्ड, बिल्कुल गलत कह रहा है। जब कंट्रोल ही प्रोडक्ट को करता है, उसकी अमाउंट ही इस पर डिपेंड करती है, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि ये परसेंटेज यील्ड को अफेक्ट नहीं करता? यही तो है जो अफेक्ट कर रहा है यील्ड को। इसके बाद बेटा इसका आंसर मार्क कर लेंगे हम डेल्टा, क्योंकि हमने इनकरेक्ट बताना था। आगे चलते हैं और अब जनाब आपके लिए आ गई है मेरी सुपर ट्रिक, जिससे तुम यू आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये जो दी हुई इक्वेशन है इसमें कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये यू आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो यू आइडेंटिफाई कैसे होगा? तुमने सबसे पहला जो काम क्या करना है, दोनों रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल मालूम कर लेने। कर लिए मोल मालूम। अगला काम क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स होंगे उन पे नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देना है। जिसका आंसर तुम्हारे पास छोटा आएगा, जिसका आंसर तुम्हारे पास स्मॉलर आएगा, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? वो तुम्हारा कहलाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो देखो कितनी शॉर्ट ट्रिक है, 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल मालूम करो, दूसरा स्टेप कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे डिवाइड कर दो। जिसका आंसर स्मॉल आएगा वो क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। मुसीबत से बच जाओगे, बारी बारी कंपेयर करना नहीं पड़ेगा। तो ये गिफ्ट अपने हैकर का, स्पेशली ये हमारा आपस में जो लव है ना, इस वजह से मैं दे रहा हूं। हर कोई नहीं देता,
ये सिर्फ प्यार मोहब्बत में दिया जाता है। अच्छा बेटा आगे चलते हैं। आगे जनाब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है जी 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मच वाटर इज प्रोड्यूस्ड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो आपको दे दी है। अब ट्रिक आपको बताने लगूं कैसे अप्लाई करनी है। अब हाइड्रोजन का मास कितना आ गया 2, ऑक्सीजन का मास जो है हाइड्रोजन का मास 2 नहीं, हाइड्रोजन का मास हमें दिया हुआ है 4। हाइड्रोजन का मास आ गया 4, ऑक्सीजन का मास जो है वो दिया हुआ है 16। अब आपने क्या करना है, दोनों उनके मोलर मास पे डिवाइड करें। हाइड्रोजन का मोलर मास 2, ऑक्सीजन का मोलर मास 32। अब हाइड्रोजन के मोल कितने आ गए 2, जबकि ऑक्सीजन के मोल कितने आ गए 0.5। अब जाहिर सी बात है यार 0.5 जो है वो 2 से छोटा है, इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन है ये हमारा क्या होगा LR, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो कितना आसान है लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना। अब आगे हमने क्या बताना है, हाउ मच वाटर इज प्रोड्यूस्ड, हाउ मच वाटर इज प्रोड्यूस्ड। अब ये कैसे बताओगे, आपको स्टिशियोमेट्री कराई है, स्टिशियोमेट्री को इस्तेमाल करो। वो कैसे, आपके पास अननाउन क्या है वाटर, ठीक है, नाउन क्या है ऑक्सीजन। नाउन क्या है जी आपके पास यहां पे, नाउन जनाब यहां पे आपके पास है ऑक्सीजन। तो नाउन को मैं लेफ्ट पे और अननाउन को जो है वो राइट पे लिख लेता हूं। तो यहां पे बेटा जो मेरे पास ऑक्सीजन है इसके बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक कितने नंबर ऑफ मोल है 1, जबकि वाटर के मोल कितने हैं 2। इसके बाद हमने रेशो बनानी है, ठीक है, रेशो में हमें ऑक्सीजन का भी मास दिया हुआ है और वाटर का भी क्या पूछा है, मास पूछा है। तो लिहाजा ऑक्सीजन के मोल को मैं इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं 32 से, और वाटर के मोल को भी मैं इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं 18 से। अब नाउ अगला काम डाटा अप्लाई करना है। तो डाटा में ऑक्सीजन का मास कितना दिया हुआ है, इट्स 16, और वाटर को लेट कर लेते हैं x। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x इंटू 32 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 18 इंटू 16। इज दैट क्लियर। अब जनाब ये हमारे पास रेशोज आ गई, तो लिहाजा अब मैं 16 1 जा 16 2 जा 32। इसके बाद बेटा ये 2 से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जो x है इसका आंसर आ गया 18 ग्राम। तो इस तरह से बेटा आप इसको बड़े आराम से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले ट्रिक लगाई, उसके बाद जो स्टिशियोमेट्री की मैंने आपको ट्रिक्स बताई है उन ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए चंद सेकंड में आप जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा बेटा इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन शामिल करते हैं। व्हेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। अभी तभी वही है, दोनों रिएक्टेंट्स की अमाउंट आपको दी हुई है, तो आपने आइडेंटिफाई करना है पहले नंबर पे कि दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो मैं रिएक्शन लिखता हूं जी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेरे पास जो कार्बन है इसका कितना मास दिया है 12, और ऑक्सीजन का मास कितना है 16। दोनों को इनके मोलर मास पे डिवाइड किया, कार्बन का 12 आंसर आ गया 1, ऑक्सीजन का 32 आंसर आ गया 0.5। अब जाहिर सी बात है ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल कम है, इसका मतलब ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब एक तरफ नाउन लिख लो, एक तरफ अननाउन लिख लो। नाउन क्या है तुम्हारे पास, नाउन जनाब तुम्हारे पास है ऑक्सीजन, अननाउन तुम्हारे पास क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। मोल टू मोल रेशियो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन का 1 मोल है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल है। अब मास टू मास रेशियो है, तो ऑक्सीजन का मास बना लो 1 इंटू 32 और कार्बन डाइऑक्साइड का भी मास बना लो 1 इंटू 44, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। अगला काम अपना डाटा अप्लाई कर दो। तो तुम्हारा डाटा क्या है, तुम्हारा जो डाटा है उसमें ऑक्सीजन के 16 ग्राम है, जबकि इसको तुमने मालूम करना है, लेट कर लिया x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, x इंटू 1 इंटू 32 इज इक्वल टू 16 इंटू 44। तो लिहाजा 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो 2 1 जा 2 और 2 40 और 2 22 जा 44। तो लिहाजा x का जो आंसर है वो तुम्हारे पास क्या आ गया, वो तुम्हारे पास आ गया इसका हाफ, यानी कि 22 ग्राम। ओके, तो देखें जी अब यहां पे क्या 22 ग्राम ऑप्शन है, बिल्कुल जी, अल्फा ऑप्शन जो है ये हमारे पास 22 ग्राम है। हाँ जी, वो इस दफा तो मैंने कहा नहीं, तुमने खुद से सॉल्व कर लिया, फिर अपने लिए क्लैपिंग करो। देखो
वेपनाइज होने का तुम्हें कितना फायदा हो रहा है कि मैंने तुम्हें कहा भी नहीं फिर भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करी जा रहे हो। बेटा वेरी गुड, मैं बहुत खुश हुआ हूं। आगे जनाब हम चलते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे हमारा आ जाता है यील्ड। अब ये जो आपको आपकी स्क्रीन पे जनाब नजर आ रहा है ये क्या है? मैंगो। मेरा ना आम का बाग है और यकीन करो इस साल यील्ड बड़ी अच्छी आई है। यील्ड है, मैंने फसल उगाई, फसल बहुत अच्छी हुई, बड़ी अच्छी यील्ड आई है। यील्ड है और अल्लाह के बंदे मैं इस यील्ड की नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूं केमिकल रिएक्शन वाली यील्ड की। ये भी यील्ड होती है लेकिन हमारी डिस्कशन यहां पे इस यील्ड की कतन नहीं है, हमारी डिस्कशन है इस यील्ड की। यील्ड दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। तुमने एक केमिकल रिएक्शन स्टडी करना है, उस केमिकल रिएक्शन में कितनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है उसको तुम क्या कहते हो? यील्ड, द आउटकम ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब इसको हम कितनी तरह से देखते हैं? इसको हम 3 तरह से देखते हैं। वेरी फर्स्ट, एक्चुअल यील्ड। तुमने एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया, उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो तुम्हें यील्ड मिली वो क्या कहलाएगी? एक्चुअल यील्ड। सेकंड थिंग, तुम कहते हो मैं केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने से पहले देखना चाहता हूं कि इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितनी मिल सकती है। तुम पेज पे रिएक्शन लिखते हो, मैंने तुम्हें स्टीशियोमेट्री के 9 वेपन्स दिए हैं, तुम मैच टू मैच रेशो वाला वेपन यूज करते हो और यील्ड बता देते हो भाई इतनी होगी, अगर इतने रिएक्टेंट है तो इतने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगी। तो ऐसी यील्ड जो कि कैलकुलेट की जाए बैलेंस केमिकल इक्वेशन से यूजिंग मैच टू मैच रिलेशनशिप लगा ले, तो ये क्या कहलाएगी हमारे पास? ये हमारे पास कहलाएगी थ्योरेटिकल यील्ड। अब तीसरा पॉइंट, परसेंटेज यील्ड। मैं इसको परसेंटेज यील्ड नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा कि ये एफिशिएंसी है किसी भी केमिकल रिएक्शन की। केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आए थे तुम्हारे फर्स्ट ईयर में? सपोज आपने मार्क्स ऑब्टेन किए 85/85, इसका मतलब आपकी जो परसेंटेज यील्ड है, आपकी जो एफिशिएंसी है वो 100% है। लेकिन बेटा केमिस्ट्री में रिएक्शन इतने एफिशिएंट नहीं होते। केमिस्ट्री में क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा एक्चुअल यील्ड से ज्यादा होती है। एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है। क्यों कम होती है यह जानना अब हमने, इसकी रीजन भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि परसेंटेज यील्ड या एफिशिएंसी क्या। एक्चुअल यील्ड ये तुम्हारे केमिस्ट्री के नंबर है, ठीक है, जो तुमने ऑब्टेन किए हैं। थ्योरेटिकल ये वो नंबर है जो तुम मैक्सिमम ले सकते थे, ठीक है। इनकी रेशो लो, इन्हें मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? तुम्हारे पास आ जाएगी परसेंटेज यील्ड या एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आगे चलते हैं। अब ऐसे जो होता है इसकी मल्टीपल रीजन है। इनएक्सपीरियंस वर्कर, मैं तुम्हें मैथड बताता हूं, कहता हूं जाओ जाके लैब के अंदर रिएक्शन लगाओ। अब यू आर अ इनएक्सपीरियंस पर्सन, स्टार्ट पे तुम मिस्टेक्स करोगे, उस वजह से क्या कंडीशन नहीं मेंटेन हुई, एक्चुअल यील्ड जो है वो कम हो जाएगी। सेकंड थिंग, वेरियस सेपरेशन टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन है, डिस्टिलेशन है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, क्रिस्टल्स की वॉशिंग है, ड्राइंग है, या क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कराते हो, या फिर कोई साइड रिएक्शन हो जाता है। इन सब कामों से हमारी एक्चुअल यील्ड जो है वो क्या होती है? कम होती है। यानी प्रोडक्ट बनाने के बाद जितने तुम उस पर प्रोसेस करते हो, कोई बीकर पे लगी रहेगी अमाउंट, किसी भी प्रोसेसिंग के दौरान रहेगी, तो एक्चुअल यील्ड ग्रेजुअली कम होती जाती है। और सबसे खतरनाक काम क्या होता है? कोई साइड रिएक्शन हो जाता है, ये ले दे जाता है यील्ड को, लिहाजा फिर जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एक्चुअली कन्वर्ट हो गई थी वो बेचारी नहीं हो पाती। तो बेटा ये सारे स्टेप्स जो हैं वो याद रखना, ये सारे स्टेप्स एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। तो ये चीजें अब तुम्हें क्लियर हो गई है। अब चलते हैं जनाब हम आगे, और यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें मेजर थिंग जो है उसमें एग्जामिनर परसेंटेज यील्ड अक्सर पूछ लेता है। तो ये फार्मूला जो है ये वेपन है, इसको याद कर लो, और इसमें एक्चुअल यील्ड उसने हमेशा आपको दी हुई होती है। थ्योरेटिकल यील्ड आपने स्टीशियोमेट्री का मास टू मास वाला वेपन यूज करते हुए कैलकुलेट करनी होती है। अच्छा बेटे, अब मैं आपके सामने रख रहा हूं एक क्वेश्चन और देखते हैं कि क्या मेरा बच्चा परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर सकता है, क्या मेरा बच्चा थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट कर सकता है। ऐसे कर लेगा, कोई मुश्किल काम नहीं। क्वेश्चन है जी, 21 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड is obtained by roasting 50 gram of calcium carbonate. What is percentage yield? अब यहां पे अगर तवज्जो दें आप,
तो उसने हमें कैल्शियम ऑक्साइड की एक्चुअल यील्ड दे दी है, जो कि कितनी है, इट्स अबाउट 21 ग्राम। और ये किससे मिली है, जब 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको रोस्ट किया गया। ठीक है, तो पहले नंबर पे लिख लो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग की तो कैल्शियम ऑक्साइड बना और साथ जो है वो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपने पहले नंबर पे जनाब कैलकुलेट करनी है थ्योरेटिकल यील्ड। उसके लिए आपको चाहिए मैस टू मैस स्टीशियोमेट्रिक रिलेशनशिप। तो उसमें अब जनाब हमने थ्योरेटिकली जब मालूम करना है तो नाउन जो है वो मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, और बेटा अननाउन क्या है मेरे पास, अननाउन है मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड। तो मोल टू मोल रेशियो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसका बेटा 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है। तो नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम मैस टू मैस रेशियो में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो वो कन्वर्जन कैसे होगी, वो कन्वर्जन जनाब हमारे पास ऐसे होगी कि हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका अगर मैं मोलर मास कैलकुलेट करूं तो जल्दी से कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बताओ कितना आता है, इट्स 100 ग्राम पर मोल। जबकि जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका मोलर मास भी कैलकुलेट करके बताओ कितना आता है, कैल्शियम का 14 और ऑक्सीजन का 16, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 56। इज दैट क्लियर? अब अगला काम क्या करना है, अगला काम जनाब डाटा जो है वो हमने अप्लाई कर देना है। तो अकॉर्डिंग टू डाटा कैल्शियम कार्बोनेट के 50 ग्राम है, ठीक है जी, जबकि इसको लेट कर लेते हैं x। नाउ क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मेरे पास हो गया x इंटू 100 इज इक्वल टू 50 इंटू 56। नाउ बेटे अगला काम 50 1 जा 50 और 50 2 जा 100, यहां से 2 1 जा 2, और इसको जब मैं हाफ करूंगा 56 को तो ये मेरे पास जो है ये कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 8 जा 28। इसका मतलब मेरे पास जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो कितनी आ गई, 28 ग्राम। अब परसेंटेज यील्ड क्या थी, एक्चुअल यील्ड को डिवाइड करना था थ्योरेटिकल यील्ड पे और मल्टीप्लाई कर देना था किससे, 100 से। तो एक्चुअल यील्ड मेरे पास अब कितनी है, एक्चुअल यील्ड मेरे पास थी 21, और ये तो थ्योरेटिकल यील्ड हमने कैलकुलेट किया, ये कितनी है 28। इसको मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो इसको जब आप बेटा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो अपॉन सिंप्लीफिकेशन इट कम्स आउट टू बी अराउंड 75%। इज दैट क्लियर? इस तरह से बेटा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो स्टीशियोमेट्रिक रिलेशनशिप इस्तेमाल करते हुए आप उसको बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। दोबारा से स्टेप्स रिपीट कर रहा हूं, आपने मैस टू मैस रेशियो का इस्तेमाल करते हुए थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करनी है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। एक्चुअल दी हुई होगी, दोनों की रेशियो ले लेनी है, रेशियो से आपके पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज जो है वो आपके पास आ जाएगी। तो अब बेटा देखो आपके पास मोल जो है उससे भी आप वेपनाइज हो, आपको 4 तरह की सब्सटेंस का पता है, आप 4 तरह के पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हो, आप 4 तरह के मैस इन ग्राम्स कैलकुलेट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू मोल। इसी तरह से बेटा आप मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो, और इन सब की आपस में इंटर कन्वर्जन कर सकते हो हमारे सुपर फार्मूला की मदद से। फिर स्टीशियोमेट्री के मैंने आपको 9 के करीब जो है वो वेपन दे दिए, वही वेपन, उन्हीं वेपन में से मैस टू मैस रेशियो वाला वेपन हमने लिमिटिंग रिएक्टर में भी इस्तेमाल किया, थ्योरेटिकल यील्ड को भी कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया। अब बेटा मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि आप जो है कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको सॉल्व कर लोगे, लेकिन इसका चेक ऐसे नहीं होगा, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमारी ऐप में topgrade.pk विजिट करें, वहां से बेटा ऐप जो है उसको डाउनलोड करें, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें और उसमें से इसका टेस्ट अटेम्प्ट करें, और टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपका जो भी स्कोर हो कमेंट सेक्शन के अंदर आकर शेयर करें, और मुझे लाजमी बताएं कि मेरे बच्चे को आज का लेक्चर जो है वो कैसे लगा, और ये जो वेपन और ये जो गिफ्ट्स मैंने अपने बच्चे को दिए ये मेरे बच्चे को कैसे लगे। तो इंशाल्लाह ताला योर हैकर विल बी अवेलेबल सून विद नेक्स्ट लेक्चर, एन अमेजिंग लेक्चर, इंटरेस्टिंग लेक्चर। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।